मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज का दिन सुबह में तो एक हॉरर स्टोरी लिखी जा रही थी, जहां पर हमने डे लो करीब 821 का छुआ, लेकिन वहां से चाल सुधरी है एंड थैंकफुली सुधरी है कि हम 22,100 के पार निकलने में कामयाब रहे हैं। निफ्टी बैंक पर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर भी वही स्क्रिप्ट थी। सुबह में गहरा क्रैकडाउन अक्रॉस द बोर्ड, सेल साइड की पोजीशंस, फिर एक रिकवरी का अटेम्प्ट जो फेल हुआ और अब इस समय डे हाई के आसपास 47,756 के करीब निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। लेकिन जितना पेन आपको इंडाइसेस में दिखा उतना ही पेन मिड और स्मॉल कैप्स में देखने को मिला था, क्योंकि आज इंट्राडे में 1:5 रेशियो हो चुका था। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा थी। निचले लेवल से मिड कैप इंडेक्स भी रिवर्सल दिखा रहा है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। अब इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए, या फिर ये क्लोजिंग तक फिर हवा होगी, या कल एक और सेशन पेन वाला, वीकनेस वाला रह सकता है। विरूप, एक वेलकम रिकवरी 22,100 के पार निकलता हुआ जो इंडेक्स दिखाई दिया है। मुझे याद है बीते हफ्ते सारे जानकार कह रहे थे 22,100 22,150 के ऊपर टिकना जरूरी है। उन लेवल्स के करीब आ रहा है। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। देखिए हर्षदा, सुबह हमने अप्रोच ली थी सेल ऑन राइज की फॉर ए लॉजिकल टारगेट। लॉजिकल शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया था? देखिए जब आप सुबह थी मेरे साथ स्क्रीन पे, पहले तो खुलते साथ इंडिया विक्स में एक और ब्रेकआउट आया और ये करीब 21-22 की ट्रैजेक्टरी में चला गया। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा पहले और फिर इस पुल बैक पे बात करेंगे। हर्षदा, आज के दोनों ही इंडस्ट्रीज का लो देखिए क्या है, दोनों को देखिए गौर से। दैट्स 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह बात हुई थी 21,806 की ऑन द डाउन साइड, यानी दूसरा बेस। शॉर्ट करिए और जैसे ही शुक्रवार का, जैसे ही गुरुवार का लो टूटे तो टारगेट रखेगा इट्स 21,806। ऑलमोस्ट जैसे कि आपने कहा 821 डे लो की ट्रैजेक्टरी 100 डे में थी। क्या होता है जब बाजार गिरता है तो फिर वो आई थिंक लेवल थोड़े से ऊपर आ जाते हैं और शफल होते हैं थोड़े से। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 47,000 की ट्रैजेक्टरी, 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये रिकवरी जो हर्षदा आ रही है ना, वो एक लॉजिकल टारगेट्स को मेट करने के बाद आ रही है। शॉर्ट्स भी जो है वो अपने लॉजिकल टारगेट्स पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं। पहली बात तो ये है। अब जरा निफ्टी का लेवल लेके आइए। सुबह हमने अप्रोच क्या रखी थी, जैसे 21,932 गया 21,806, जैसे ही निफ्टी बैंक पे गया आपका मतलब 47,400 का रिजेक्ट जोन, 47,006 आएगा। अब हर्षदा आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ पे निफ्टी बैंक जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहा है, ये समझ लीजिए। मॉर्निंग की कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा, एक बात कही गई थी, द मोमेंट यू विल सस्टेन अबव 47,710 अ स्विंग टुवर्ड्स 47,960 और 48,010 लुक्स पॉसिबल। जैसे ही 710 पार होगा 47,934 और 48,020 की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर निफ्टी बैंक हर्षदा 710 के ऊपर कुछ देर सस्टेन हो जाए तो एक अटेम्प्ट लेंगे पुल बैक ट्रेड का, बट याद रखिएगा सस्टेन हो जाए तब। और अगर सस्टेन नहीं हो पाया और एक बार फिर से इसने ऑन द डाउन साइड 47,500 की ट्रैजेक्टरी को सरेंडर किया हर्षदा, तो फिर शॉर्ट जाइएगा। तो ये अगले 20 मिनट 10 मिनट बहुत निर्णायक है। 710 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 200 पॉइंट का स्विंग देगा, लेकिन अगर फिर 47,500 के नीचे गया तो डे लो की ट्रैजेक्टरी या फिर 47,210 को फिर विजिट करेगा ये। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी लेके आइए स्क्रीन पे। अभी जब आप बातचीत कर रहे थे हर्षदा, जो निफ्टी ने क्रिएट किया इंट्राडे हाई 22,111, वो क्या था? वो था शुक्रवार का हाई, जो कि अब तक हम नहीं क्रॉस कर पाए। अब मैं जरा आपको एक लेवल दिखाता हूं सुबह जरा प्लीज इसको छोड़िए। अब सुबह के ट्रेड अच्छे हो गए थे, अब हमें क्लोजिंग को खेलना है। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। मैं जो 3 स्ट्राइक्स का अगर आप देखें यहां पर उल्लेख कर रहा हूं, इट्स 22,100, 22,200, 22,300, 22,100, 22,200, 22,300। आपकी स्क्रीन पर अभी भी हर्षदा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर कहीं पर खड़ी हुई है इंट्राडे बेसिस पे तो वो 22,000 पे भी हुई है, 22,100 पे भी हुई है, 22,200 पे भी हुई है। लेकिन अच्छी बात है कि इस आज के क्रैक के बाद 21,800 पे आउटस्टैंडिंग ओवाई अच्छा जुड़ा है और करीब मतलब हो गया है और 15 लाख का ओवाई जुड़ा है यहाँ पर। मैं भी यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ हर्षदा, दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए। अगर मैं ट्रेडर होता तो क्या करता? दोनों इंडस्ट्रीज पे 47,710 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 10 मिनट टिक गया, 20 मिनट टिक गया तो 200 पॉइंट का एक स्विंग पॉसिबल है टुवर्ड्स 47,934 एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। अगर हम
22 110 120 के ऊपर यानी शुक्रवार के स्विंग हाई के ऊपर टिक गए तो हम जिस ट्रेजेक्टरी को टच करने की कोशिश करेंगे वो क्या है? दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और वो क्या है? 22,212, 22,185, 50 डे मार्केट ट्रेजेक्टरी। और अगर हम 22,110 के ऊपर नहीं टिके देन फिर फिजल आउट होने का फियर है, फिर शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे फॉर डाउन स्विंग टुवर्ड्स 21900 और 21880। तो हर्षदा अगले 20 मिनट 10 मिनट दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए टिकने के लिहाज से बड़े क्रिटिकल है। 22 110 120 ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए 47 710। हर्षदा ओके तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स के लेवल्स और निफ्टी बैंक के भी, लेकिन फटाफट से यूपीएल के नंबर्स इस बीच आ रहे हैं वीरू, उस पर फोकस करते हैं। कंसिडरिंग ये एक स्टॉक है जो काफ़ी क्लोजली वायदे बाजार के जानकार भी दरअसल और हमारे दर्शक भी ट्रैक करते हैं। पहले तो एक मुनाफा आया है, ये एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इस बार भी एक लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 356 करोड़ का लॉस का अनुमान था, उसके सामने एक प्रॉफिट का फिगर आया 40 करोड़ का। इसमें एक वन टाइम गेन है 100 करोड़ का, एक टैक्स एक्सपेंस 100 करोड़ के आसपास तक का है। टैक्स एक्सपेंस तो अलग रखिए आप, वन टाइम गेन 105 करोड़ का, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं वो प्रॉफिट का फिगर। अब आइए आप रेवेन्यू पर, तो वहां पर आपको क्लैरिटी दिखाई देगी। रेवेन्यू कंपनी का 14,000 करोड़ के ऊपर 11,720 करोड़ का अनुमान था, तो उससे कहीं गुना ज्यादा, इनफैक्ट 3,000 करोड़ का एक बीट देखने को मिल रहा है इस नंबर में। ऑपरेशनली नतीजे बहुत मजबूत हैं। 1932 करोड़ का एबिटा कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर 1200 करोड़ का अनुमान था। और अगर आप मार्जिन भी देखें तो 370 पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हैं 340 पॉइंट का इजाफा आता हुआ यहाँ पर 13.7% के आसपास। ये 340 पॉइंट का बीट है इधर, 10.3% मार्केट अनुमान लगा रहा था। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो एक आया है ही, उसके सामने कंपनी ने ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है, इसीलिए वो स्टॉक बात करते करते 6% अचानक इसमें बहुत तगड़ी तेजी आ गई है। इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे हमारे जानकारों से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दरअसल यूपीएल का, और इसीलिए वो स्टॉक भी आसमान छूता हुआ करीब 6% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं। एक ट्रेंड तो तेजी का आपकी स्क्रीन पर है, यूपीएल नतीजों के बाद बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, 30 रुपए ऊपर है ये काउंटर। लेकिन दूसरे काउंटर्स कौन से हैं? तो सिप्ला में आज एक अच्छा खासा मोमेंटम, 4% ऊपर एशियन पेंट, डीवीज लैब, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बन रही है। मिड कैप साइड पर भी निचले लेवल से क्योंकि रिकवरी आई है, तो यहाँ पर भी कई सारे ट्रेड्स हैं जो दरअसल तेजी में बैठे हैं। एबीबी इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर, नतीजे अच्छे। इसके साथ ही सीमेंस के नंबर्स कल आएंगे, उससे पहले एक अच्छी खासी प्री पोजिशनिंग हो गई है एबीबी से कुछ क्यू लेकर। डॉक्टर लाल जैसे काउंटर्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस से तेजी वाले ट्रेड्स हैं, ब्रिटानिया में भी खरीदारी। लेकिन आज का बड़ा एक्सीडेंट तो टाटा मोटर्स है, रिकवर नहीं कर पाया स्टॉक, 950 के आसपास इस समय ट्रेड आता हुआ, 8.32% का लॉस उन खराब नंबर्स पर। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां या फिर ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस में वीकनेस है, 2% नीचे बीपीसीएल, एनबीएफसीज में श्रीराम फाइनेंस और सरकारी बैंकों में भी दबाव बनता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर बाकी मेटल्स को नीचे खींच रहा है, एसआरएफ 2.5% नीचे। हमने टाटा मोटर्स की बात की थी, उसके साथ ऑटो एंसिलरी सब नेगेटिव में है, और पिरामिड एंटरप्राइजेस में भी हम देख रहे हैं कुछ करेक्शन बन रहा है। अब ऐसे मार्केट में क्या आपने ट्रेड लेना है? हमारा पैनल एकदम तैयार है। फंडामेंटल कॉल लेंगे शरद अवस्थी से, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, नीलेश जैन, शिल्पा रावत और राजेश पालविया से होगी डिटेल में बातचीत। बात फिर होगी राहुल शर्मा से भी, जेएम फाइनेंशियल के एनालिस्ट, उनसे समझेंगे कि इंडिया विक्स में जो उबाल आया था वो क्या इंडिकेशन दे रहा है और इस समय मार्केट में क्या अप्रोच होना चाहिए। नितिन स्पिनर्स के एमडी से भी आगे बात करेंगे नतीजों पर। साथ ही साथ 250 के आसपास प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यतिन आपको बताएंगे बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स, ये सब होगा रेडार पर, और कल आने वाले नतीजों पर भी होगी बातचीत, जिसमें भारती एयरटेल बिग बॉय है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। जीमेंस जैसे मैं मेंशन कर रही थी उसके भी नतीजे आएंगे, उस पर भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति की तैयारी, लेकिन पहले यूपीएल और शरद को जोड़ लेते हैं। शरद, नंबर्स कैसे लगे?
टॉप लाइन पे तो सर्टेनली बीट है मेरे हिसाब से। EBITDA लेवल पे भी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। तो जो थियोरी पे मैं पिछले शायद 3-6 महीनों से लगातार बात कर रहा हूँ, फाइनली प्ले आउट कर रही है। मुझे लगता है मैनेजमेंट कमेंट्री का हम वेट करेंगे। ज़्यादातर जो इन्वेंट्री बैकलैश था वो मोस्ट प्रोबेबली अब खत्म हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हो सकती है इस काउंटर में। नतीजे सर्टेनली उम्मीद से काफ़ी बेहतर हैं और मुझे लगता है पोस्ट कॉन कॉल आपको एक और बढ़िया री रेटिंग देखने को मिल सकती है जिस तरीके का आउटलुक निकल के आता है। फिलहाल कुछ वर्स्ट केस आउटलुक आ रहा है शरद, मैं आपको बता देती हूँ जो FY25 का आउटलुक इन्होंने दिया है, शायद कुछ और उल्लेख करेंगे इसका ये कॉन कॉल में। कंपनी बेसिकली कह रही है जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी FY25 में वो 4 to 8% के बीच रहेगी। एबिटा ग्रोथ नियरली मोर देन 50% की एबिटा ग्रोथ वो आंक रहे हैं और करीब 300 से 400 मिलियन डॉलर ऑपरेशनल कैश जनरेट किया जाएगा जो डेट रिडक्शन के काम आएगा। तो 4 से 8% तक की रेवेन्यू ग्रोथ का एस्टिमेट है। एबिटा ग्रोथ वो कह रहे हैं 50% से ज्यादा आती हुई दिखाई देगी। मेरे हिसाब से ये दोनों तीनों चीजें काफी पॉजिटिव है। टॉप लाइन के लेवल पे शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन EBITDA के लेवल पे और जो कैश फ्लो जनरेशन है उसके काफी अट्रैक्टिव है। और अगर वो डेट रिपेमेंट में यूज होता है तो मुझे हिसाब से वो स्ट्रेट अवे मार्केट कैप में ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप EV EBITDA मल्टीपल के हिसाब से देख रहे हैं तो वो इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और रिसेंट एक्विजिशन के बाद एक डेट का ओवरहैंग UPL पे रहा है। तो मेरा भी यही मानना था कि जब जैसे जैसे ये डेट रिपेमेंट होता है और जैसे जैसे ये अर्निंग्स ग्रोथ में खास करके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आता है, वो एक बहुत बड़ा री रेटिंग का ट्रिगर होना चाहिए स्टॉक के लिए। तो अब मुझे लगता है शायद मोर और लेस बेस फॉर्मेशन हो गई है। अगले 2 से 3 क्वार्टर लगातार जैसे जैसे हम ये इंप्रूवमेंट देखते हैं स्ट्रॉन्ग में स्टॉक में और फर्दर री रेटिंग होनी चाहिए। इनिशियल टारगेट्स आप 750-800 के आसपास लेके चलिए, उसके बियॉन्ड फिर जैसे जैसे री रेटिंग आती है वैसे रीडिस्कवर किया जाएगा प्राइसेस को। जी हाँ, चलिए तो यूपीएल का उल्लेख हो गया यहाँ पे। लग रहा है हर्षता कि ये जो क्लोजिंग है वो कमोडिटीज़ को बिलोंग करती है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स में आपको 2 बजे का 2:12 का क्यों दे रहा हूँ। दैट्स निफ्टी मेटल इंडेक्स जो एक स्विंग जनरेट कर रहा है और निफ्टी मेटल इंडेक्स अब 10 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। यूपीएल का हर्षता ने जिक्र किया मेटल्स डे हाई पर। पैनल से कॉल लेते हैं, काम करते हैं क्योंकि ट्रेड्स भी जोड़ने हैं यहाँ पर। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। मानस, निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या इंप्रेस कर रहा है आपको और एक आपका ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल, देखिए निफ्टी मेटल में बहुत सारे स्टॉक्स में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखिए ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था। अगर इस सेक्टर में एक ट्रेड लेना होगा तो वो हिंडाल्को पे होगा। हिंडाल्को ने 20 और 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, लगातार 610 पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। तो आई थिंक अब केवल एक ब्रेकआउट की देरी है। 660 की टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं 624 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा जो ट्रेड रहेगा वो कमिंस पे रहेगा। कमिंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो कमिंस में करंट लेवल पे खरीदारी करेंगे 3430 3430 के स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 3625 3625 के आपको टारगेट सेट करने हैं कमिंस में, ये कैश लेवल्स हैं। 3500 के कॉल ऑप्शन जो 139 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 109 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन के लिए 200 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो एक हिंडाल्को पे आपका व्यू है जो मैंने प्रश्न पूछा था और दूसरा आपका जो खुद का ट्रेड है कन्विक्शन है, दैट्स कमेंट्स ने। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड है इस वक्त M&M फाइनेंशियल। बॉटम से अप्रोच है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 261 के आसपास, टॉप होगा 255 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होंगे 270 के नजर आते हैं। M&M फाइनेंशियल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 270 के लिए M&M फाइनेंस पर एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ। शिल्पा, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। जी, मेरा भी चॉइस इज फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। ICICI GI भी बहुत अच्छे लेवल्स से एक बाउंस बैक ले रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है अराउंड 1720 के लेवल्स आपको 1-2 दिन में आ जाने चाहिए। स्टॉक फ्यूचर्स अभी 1674 पे है, आप 1655 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग जाइए फॉर टारगेट्स ऑफ 1720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 1700 का कॉल ऑप्शन जो आपके 31 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 21 का रखिए। ये व्यू भी सही जाता तो ये आपको 45 से लेके 50 के बीच पे ट्रेड करता मिलेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ICICI लोम्बार्ड पर एक पर्सपेक्टिव तेजी का इस समय बन रहा है। बाय साइड का ट्रेड इस समय आप लेकर चले। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव
आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अर्शदा एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए मेरी नज़र जो है वो फार्मा सेक्टर पे है, उसमें से मेरा पिक रहेगा औरोबिंदो फार्मा। अगर आप इसमें आर्ली चार्ट देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है और ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 1160 का। तो मुझे लगता है 1160 के ऊपर औरोबिंदो फार्मा में शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप डेटा देखें तो वो लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग इज जस्ट अ वर्ड। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि 1160 के ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा कम से कम 1200 का। तो 1200 1220 ये इसका टारगेट होगा। 1160 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1150 का। ओके और इस बीच जरा डायरेक्टर साहब मैं नीलेश जी के पास जाऊँ उससे पहले जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल का दोबारा चार्ट लेके आइएगा। 9063 बात करते करते 20 पॉइंट का स्विंग और आया है उस इंडेक्स में। और एक और चीज़ जरा एक बार आप दिखाइए निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर। याद रखिएगा अगर हमें पुल बैक की कोई भी पिक्चर यहाँ से फर्दर ड्रॉ करनी है तो वो स्पॉन्सर करेगा निफ्टी बैंक ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड इंडेक्स है। 30 अप्रैल से अगर आप देखें क्रैक हो रहा है। और गौर करने लायक बात क्या है कि दो जो टॉप गेनर्स हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, उसमें एक है ओवरसोल्ड और एक है स्ट्रॉन्ग। दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बट जो निफ्टी बैंक का लेवल है 710, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वेरी गुड आफ्टरनून टू वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है, काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बैंक निफ्टी पर भी फोकस है। उसके पहले जो एक स्टॉक रडार पे आया है वो है BHEL भेल। यहाँ पे एक रिवर्सल स्पॉट होता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा थोड़े से इंटरेस्टिंग है, 4% फ्रेश हुआ एडिशन भी देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भेल में देखने को मिल रहा है। तो हम एक फॉलोअप मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 290 एंड 294 ये दो टारगेट होंगे। 276 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख चलना होगा। स्पॉट में अभी 284 पर ट्रेड हो रहा है, तो भेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी का आपने जिक्र किया और जो स्टॉक हमारे डार पर आया है एक्सिस बैंक, काफी अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने रीटेस्ट किया है अपने ब्रेकआउट लेवल को, जो कि 1115 के आसपास का था। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक लीड करेगा और 1150 तक की मूव यहाँ पे एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल सकती है। एंड 1118 के आसपास का स्टॉप लॉस के एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल भेल पर एक पर्सपेक्टिव तेजी का और एक्सिस बैंक भी आपको पसंद है। दोनों बाय साइड के ट्रेड्स हैं। शरद, डिटेल में हम यूपीएल पर कॉल ले रहे थे, लेकिन इस समय आपका ट्रेड क्या रहेगा? HDFC लाइफ मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में लाइफ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश है, जिसका फ़ायदा ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज को होना चाहिए। प्राइवेट साइड पे HDFC लार्जेस्ट कंपनी है, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो मुझे लगता है इनको उसका फ़ायदा होना चाहिए। जिस तरीके से कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ पे फोकस कर रही है, मेरे हिसाब से वो एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में तो लगभग जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेवल्स है वो कंपैरेटिवली मच बेटर है। बट टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ग्रोथ की गुंजाइश ज़्यादा है, पेनिट्रेशन लेवल्स और भी कम है और एजुकेशन की भी काफ़ी गुंजाइश है वहाँ। तो मुझे लगता है वहाँ पे उनको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आने वाले समय में मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में जो पॉलिसीज में से प्रॉफिट सेकंड हाफ ऑफ पॉलिसी टर्म में ज़्यादा आता है, वहाँ पे कंपनी का फोकस बड़ा है नॉन पार में, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली फैग एंड ऑफ पॉलिसी में आता है। लास्ट के 5 साल में या पहले 5 साल में उतना प्रॉफिट नहीं आता है, तो वो जैसे जैसे प्ले आउट करता है अगले 2-3 साल में वहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। प्लस टायर 3 सिटीज़ में जो कंपनी ग्रो कर रही है वहाँ ग्रोथ रेट्स भी कंपैरेटिवली बेटर हैं और मार्केट शेयर के हिसाब से इवन अर्बन सेंटर्स में जो पोजीशनिंग है वो स्ट्रांग है, वो मार्केट शेयर मेंटेन करके चल रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि 15-17% जैसी ग्रोथ कंपनी आसानी से क्लॉक इन कर लेगी अगले 2-3 साल और 2.5 टाइम्स के आसपास की एम्बेडेड वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, तो 750 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से HDFC लाइफ। ओके, अब जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। जैसे ही 47,710 के ऊपर टिका, ये होती है पावर एवरेजेस की। 810 हो गया, 100 पॉइंट अभी आ चुके हैं ऑलरेडी। अब चलते थोड़ा सा निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम ऑलमोस्ट इस सीरीज के मिड में खड़े हैं, याद रखिएगा। और डेरिवेटिव्स टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है इस वक्त, क्योंकि इंडिया विक्स जिस ट्रेजेक्ट्री में है, ऑलमोस्ट 22 की ट्रेजेक्ट्री के दीदार आज हो चुके हैं। अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक को ट्रेड करते हैं या फिर अकॉर्डिंगली अपने आप के ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, तो आइए एक जरा चर्चा करते हैं। एक खास चर्चा, राहुल शर्मा हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल से। राहुल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राहुल, आज वो हुआ जो अभी तक मेरे ख्याल से अगर निफ्टी को लेके आऊँ मैं तो शायद
नवंबर 2023 के बाद पहली बार हुआ कि हम 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी को छू के आए। इस 100 डे मा के टच के साथ क्या पेन निकल गया या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी सेल एंड राइज की अप्रोच रखनी चाहिए इंडिसेस पे, निफ्टी पे पहले आपका व्यू क्या होगा? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए मार्केट के अंदर हमने 22,800 के आसपास से करेक्शन देखा और ये करेक्शन कहीं ना कहीं आज के सेशन में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट होता हुआ दिखा है। मेरे हिसाब से आज की जो एक तरह से पैनिक बॉटम बना के जब जो मार्केट मूड इंडेक्स है जो हम ट्रैक करते हैं वो एक्सट्रीमली फियरफुल जोन में था। रिटेल पोजीशंस एज ऑफ फ्राइडे हाईएस्ट लेवल पर थे, 12 महीने के लेवल्स पर हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में थे और कहीं ना कहीं मार्केट कैपिचुलेशन का वेट कर रहा था। आज जब इंडिया विक्स 20 के ऊपर क्रॉस हुई, साथ में पुट कॉल रेशियो ने लास्ट वीक ऑलरेडी 0.67 निफ्टी में लो हिट किया था, तो मल्टीपल सिग्नल्स एक तरह से इनका संगम हुआ निफ्टी के अंदर और यहाँ पर निफ्टी ने आज एक प्राइस कंफर्मेशन भी दिखाया है रिकवरी के साथ। तो हमारा ये मानना है कि ये बाउंस बैक निफ्टी को 22,500 22,700 तक भी ले जा सकता है। तो प्योरली लाइक वोलेटिलिटी हाई रहेगी। नीचे में वोलेटिलिटी हाई थी तो अब ऊपर में भी वोलेटिलिटी हाई रहने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से जब तक इवेंट पूरा नहीं हो जाता इंडिया विक्स जो है एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहेगा। तो इस केस में आई थिंक एज ए ट्रेडर आपको दोनों साइड के अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बेहतर मिलेंगे। पिछले 10 सेशन में हमने 10 नहीं इनफैक्ट 5-6 सेशन में हमने मंदी की अपॉर्चुनिटीज देखे। अब हमें लगता है कि अगले 4-5 सेशन में निफ्टी के अंदर बाउंस बैक यानी रिकवरी के मौके अच्छे खासे मिलना चाहिए। अब आज का जो क्लोजिंग है मेरे हिसाब से अगर क्लोजिंग बेसिस पर हम 22,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो इतना कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर स्टैंप लग जाएगा डेली चार्ट के ऊपर और निफ्टी में फॉलो अप बाइंग में हमें लगता है कि 22,500 का लेवल अगले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिली है, राहुल आज की रिकवरी को आपने कैसे रीड किया है और अगर इस समय किसी को ट्रेड लेना भी है वो क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए, कितना हल्का रहे, कितना वेस्टेड रहे इस मार्केट में, बिकॉज जिस तरह से हर रोज कुछ ना कुछ अलग ही हो रहा है। जी अर्षदा जी देखिए एक एडवाइस हमने क्लाइंट्स को ये की है कि जब तक ये इवेंट पास नहीं हो जाता, खास करके जो थोड़े मॉडरेट टू कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है एफ&ओ में पोजीशंस कम से कम लें, डिलीवरी बेस्ड काम ज्यादा से ज्यादा करें। इनफैक्ट जब निफ्टी ने आज बॉटम बनाया तो हमने एक इंडिकेशन भी दिया था क्लाइंट्स को भी और हमारे फॉलोअर्स को भी कि निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो यहाँ पर रिस्क जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन जब मार्केट ऐसे लेवल्स पर होता है वो बड़ी पोजीशन ले पाना बहुत डिफिकल्ट होता है और अगर आप ले भी लो तो वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का बहुत ज्यादा टेंशन होता है। तो सबसे बेस्ट रणनीति यही है कि डिलीवरी में सिलेक्ट स्टॉक्स पर काम करें। ऐसे मार्केट में भी काफी ऐसे स्टॉक्स है जिनमें करेक्शन नहीं हुआ है। हमारी नजर यहाँ पर पीएसयूज पर है। बीएचईएल में इंडिविजुअल सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट स्टॉक के अंदर करेक्शन हुआ लेकिन अभी भी हायर हाई हायर लो सेटअप स्टॉक के अंदर इंटैक्ट है। हमें लगता है 320-325 तक के लेवल आपको महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। जो डिलीवरी बेस में बीएचईएल बाय करके चलिए। दूसरा एक स्टॉक है जो कि काफी मजबूत खड़ा है पूरी करेक्शन में, वो है एफ&ओ में भी है। एस्ट्रल की बात कर रहा हूं मैं। एस्ट्रल के अंदर काफी अच्छा सेटअप है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट है, इनफैक्ट ये ब्रेकआउट हमें तकरीबन 2400-2450 तक ले जा सकता है। फ्राइडे को इस स्टॉक का रिजल्ट जरूर है तो थोड़ा सा उसे ध्यान में रखिए, लेकिन टेक्निकल सेटअप काफी बेहतरीन है। आज इनफैक्ट फ्यूचर्स में लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है एस्ट्रल के अंदर, तो हमें लगता है कि इस स्टॉक को भी बाय करके चला जा सकता है। दोनों में डिलीवरी में काम कीजिए। एफ&ओ में यहाँ पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा। एक बार इवेंट पूरा हो जाता है या इंडिया विक्स वापस अपने 12, 13, 14 की रेंज में आ जाती है, उसके बाद में आप एग्रेसिव एफ&ओ में काम करके चल सकते हैं। लेकिन तब तक आई थिंक डिलीवरी बेस यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जिसमें अगर स्टॉक नीचे भी आ जाए, वोलेटिलिटी आ भी जाए तो आप एक तरह से खड़े रह सकते हैं पोजीशन में। माल उतना ही उठाइए जितना जिसकी कीमत आप चुका सकें। अच्छा, दैट सेम आई थिंक प्रोस्पेक्टिव, मैं डेरिवेटिव के बारे में पूछ ही नहीं रहा आपसे राहुल जी। अगर मुझे डिलीवरी पे ही काम करना है, मेरे पास इतना स्कोप है डिलीवरी जोड़ने का, बैंक निफ्टी में आप डिलीवरी कहाँ जोड़ने की राय देंगे? अब देखिए क्या है, मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ। HDFC बैंक ओवरसोल्ड, मेरे ख्याल से ये अपने करियर की जो सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरीज हैं ये उसमें से एक है। दैट मीन्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वीकनेस है। और वो जो नतीजे अच्छे थे लेकिन इस खराब एनवायरनमेंट में अब तक
अपना कमाल दिखा नहीं पाया। फॉर इंस्टेंस SBI, बैंक निफ्टी में डिलीवरी बेस अगर काम करना हो तो क्या एडिशन के लिए सबसे अच्छा है इस वक्त? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। यहाँ पर डिलीवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप बैंक निफ्टी 20 यानी कि जो ETF है उसे खरीद के चल सकते हैं, बैंक 20 जिसे हम कहते हैं, या फिर आप PSU बैंक्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए प्राइवेट बैंक्स में पेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं वापस ऊपर आने के लिए। आई थिंक बारिंग एन ICICI बैंक और कुछ हद तक एक्सिस बैंक, बाकी सब स्टॉक्स के अंदर जो सेटअप है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन PSU बैंक्स में, खास करके SBI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में जो क्वालिटी ऑफ रिकवरी भी रही है वो काफी बढ़िया रही है। तो मैं यहाँ पर SBI के साथ ही जाना चाहूंगा। आप SBI को ऐड करें। रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि निफ्टी 1000 पॉइंट करेक्ट हो गया, लेकिन SBI के अंदर जो करेक्शन था वो हार्डली था। तो एक तरह से आउट परफॉर्मेंस रही है। और अब जब निफ्टी घूमेगा प्रॉपर तरीके से तो हमें लगता है कि SBI में भी अच्छी चाल चलनी चाहिए। अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो मुझे लगता है SBI 1000 रुपए तक जा सकता है। इनफैक्ट हमारी जो SSS बास्केट है उसमें पहला जो पिक है वो SBI ही है। तो इस साल हमें लगता है कि PSU बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और SSS की मैंने बात की है, तो जो बाकी 2 S है उसमें सेकेंड S जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी कि मेटल्स और माइनिंग अच्छा करना चाहिए। और लास्टली सिल्वर, हमें लगता है कि एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहना चाहिए। तो अभी भी आप एक बास्केट बना के चल सकते हैं। ये 3 S में, यानी कि सिल्वर, सेल और SBI में आप बास्केट बना करके इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अगले 6 से 12 महीने में हमें लगता है कि इन तीनों अंडरलाइन में अच्छा आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करने को मिल सकता है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा आइडिया यहाँ पे SBI, सेल, सिल्वर। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे यहाँ पे। एक स्पेस है, दैट्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आप देखिए ABB के नंबर्स को देखिए, आप कमिंस की चाल को देखिए, आप सिमंस की चाल को देखिए। नंबर्स अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग मूव आया। कभी कभी हम एक डिफरेंशियल को प्ले करने की कोशिश करते हैं राहुल जी। ये मई के इन 10 दिन में और अप्रैल के लास्ट 10 दिन में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। रेस्ट ऑफ आई थिंक कैपिटल गुड्स वर्सेस LNT में एक शार्प डिप आया। मेरे ख्याल से LNT, अगर मैं सही हूं तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट जिस ट्रेजेक्ट्री को छू के आया है, इनफैक्ट आज ही अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के आया। तो ये कि बहुत ही बड़ा विद इन अ सेक्टर डिफरेंशियल क्रिएट हो गया राहुल जी। इसको आप कैसे प्ले करेंगे? क्या रिस्क लेना चाहिए LNT में इस वक्त इस प्राइस पे? मेरे ख्याल से LNT में अगर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रीविजिट हुआ है तो ये जून 2022 के बाद पहली बार हुआ है राहुल जी। जी हाँ वीरेंद्र जी, इनफैक्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स में अगर मैं देखूं तो बहुत कम स्टॉक्स की डेली RSI 30 के नीचे गई है, और उनमें से एक लार्सन एंड टुब्रो है। तो यहाँ पर डबल एक तरह से वैल्यू दिखाई दे रही है। RSI 30 के आसपास है, प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जब मार्केट एक तरह से फियरफुल है स्टॉक में, वो भी ऐसे सेक्टर में जो कि एक तरह से 4 चांद लगा रहा है, बाकी स्टॉक्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर LNT को बाय करके चलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत फेवरेबल है। यस, रिजल्ट्स में थोड़ा मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट जरूर था, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक में हमें तकरीबन 3600-3650 तक के लेवल्स तो यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से 12% की अपसाइड के लिए LNT पे बाय करने की राय रहेगी। आपको स्टॉप लॉस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 10 से 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और मुझे लगता है कि तकरीबन 10 से 12% का अपसाइड आने वाले महीने 1.5 महीने में LNT में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए और आज इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए। अच्छा, इस बीच एक दो और पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आपको दिखाएं। एक तो राजेश जी भी औरो फार्मा की बात कर रहे थे, लेकिन सिप्ला एक स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है और सुबह से दरअसल यहाँ पर हमने देखिए अच्छी खासी खरीदारी इसमें। तो इस पर पहले एक चार्ट चेक शिल्पा आप दे, फिर मैं शरद से भी पूछूंगी कि यहाँ पर गाइडेंस को उन्होंने कैसे पढ़ा है, क्योंकि मार्जिन इंप्रूवमेंट लगभग 100 बेसिस पॉइंट 1% तक की वृद्धि की बात वो कर रहे हैं। क्या वो काफ़ी है? शिल्पा, पहले सिप्ला में क्या अभी भी कोई फॉलो थ्रू ट्रेड है?
जी बिल्कुल, यहाँ पे सिप्ला की बात करें तो मॉर्निंग में भी इसमें एक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे तो यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि जब तक ये 1400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटम है और वंस इट क्रॉसेस 1460 तो आपको तुरंत टुवर्ड्स 1580 से एक पोजिशनल 1580 से 1600 का भी व्यू मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप अभी भी ले रहे हैं तो मुझे लगता है 1460 तक के लिए आपके लिए स्पेस है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस 1400 के जस्ट नीचे 1395 पे भी लगाएंगे तो भी इट वर्क्स। ये अभी भी तेजी वाला ट्रेड है। शरद जी, ये जो हाइलाइट्स आए हैं FY25 के, वो आपको कैसे लगे? यहाँ पर लगभग 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। मुझे तो इंटरेस्टिंग ये लगा कि वो कैश डिप्लॉयमेंट कहते हैं M&A में रहेगा और साथ ही साथ इंक्रीज्ड पे आउट टू इन्वेस्टर्स भी देखने को मिलेगा। एक बड़ा एक्विजिशन प्लान करेंगे और यूएस को लेकर भी कमेंट्री थोड़ी सी अब बेहतर होने लगी है। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है इस कमेंट्री में और क्या सिप्ला को 1400 के आसपास आप खरीदने के फेवर में है? देखिए, मार्जिन इंप्रूवमेंट सर्टेनली एक मेजर टेक अवे रहेगा जिसका इंतजार मेरे हिसाब से मार्केट काफी समय से कर रहा है। और चूंकि एपीआई की प्राइसेस में थोड़ी करेक्शन आई है और तो रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर थोड़ा सा ईज हो जाना चाहिए। हेडविंड्स के टर्म्स में मेरे हिसाब से अभी भी जो लॉजिस्टिक इश्यूज हैं रेड सी में टेंशन की वजह से, वो थोड़ा सा शायद पेन पॉइंट रहे ज्यादातर फार्मा कंपनीज के लिए। लेकिन पोस्ट कोविड जो 2 मेन पॉइंट्स आए थे, एक रॉ मटेरियल प्रेशर, एक आपका लॉजिस्टिक इशू, तो अभी भी लॉजिस्टिक इशू शायद थोड़े दिन तक आपका पेन पॉइंट रहे जैसे जियो पॉलिटिकल सिनारियो है। लेकिन रॉ मटेरियल साइड पे काफी इंप्रूवमेंट है, तो वो मार्जिन इंप्रूवमेंट प्लस जो डिसिलरेशन था यूएस में प्राइसेस का, वो अरेस्ट हो गया है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट गिरना बंद हो गए हैं। अब वो स्पीड से नहीं गिर रहे या नहीं गिर रहे ज्यादातर केसेस में, तो वो एक पॉजिटिव है ज्यादातर कंपनीज के लिए जो यूएस को केटर कर रहे हैं, तो उसका फायदा सिप्ला को भी मिलना चाहिए। जहां तक वैल्यूएशंस की बात है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे हिसाब से 25 से 30 टाइम के आसपास लगभग फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। और आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर सिप्ला में विजिबल है नहीं। अगर ये M&A वाला कुछ अनाउंसमेंट आता है, कुछ बहुत बड़ा साइज तो मुझको अभी नहीं आएगा, कोई छोटा मोटा अगर आता है तो उससे बहुत ज्यादा री रेटिंग की मैं उम्मीद नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अगर आप 25 टाइम कंजर्वेटिवली लेके चले हैं कि 9-10% की ग्रोथ है 25 टाइम, तो मेरे हिसाब से 1600-1650 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। 50 तक के लेवल्स आने की पूरी तैयारी सिप्ला कर रहा है। जिस तरह का कमेंट्री आई है तो ये तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस बीच राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, आफ्टरनून। पहले तो रिकवरी कैसी लगी और इस समय का ट्रेड कैसा है? गुड आफ्टरनून आशिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रिकवरी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी जिसको हम बोल सकते हैं। लोअर जो आज के बेस से बन के आई है 21,800 के आसपास से मार्केट ने जिस तरीके से सपोर्ट लेके पुल बैक दिया है और 22,100 को भी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है और ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी बनी है, सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकवरी नहीं आई है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। जो एक अवेटेड करेक्शन था, कहीं ना कहीं लगता है कि मार्केट में जो थोड़ी सी नर्वसनेस थी इलेक्शन के चलते, वो वापस से अब एक बाइंग में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है और यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में वापस कॉन्फिडेंस लौटते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। ये स्टॉक को देखें तो अब अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में आज लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, हमें लगता है यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। इंडिगो फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4150 से लेके 4180 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4045 के आसपास। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन, अच्छा मैं रीड कर रहा था, मैं इस स्टॉक को मार्क करके लेके आया था। ये वो स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, आई मीन स्पेन में जब निफ्टी आज ऑलमोस्ट 100 EMA की ट्रैजेक्टरी को छू के आया, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 भी यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ, उसको लो बनाया और वहीं से पुल बैक। तो क्रूड का रिट्रेसमेंट भी इनको एक फ़ायदा पहुँचाता है और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा भी है। चलिए अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। अब आज की अर्निंग्स और पोस्ट अर्निंग्स जो मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, उस क्रम में आज हम बातचीत करेंगे नितिन स्पिनर्स से। श्री दिनेश नोखला हमारे साथ मौजूद हैं, नोखला साहब MD नितिन स्पिनर्स के। और जरा मैं आपको एक बार नितिन स्पिनर्स का चार्ट दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आज भले ही इंट्राडे पे याद रखिए थोड़ा सा डिप आया है, लेकिन मैं अगर इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखूं
तो ऑलमोस्ट फरवरी में इसके प्राइस थे अप्रॉक्सीमेटली 300-380 तक का स्विंग देके आया, तो एक स्ट्रांग मूव था, लेकिन आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है पोस्ट अर्निंग। दिनेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार नंबर्स दिखाता हूँ मैं आपको आपकी स्क्रीन पे, और सीक्वेंशली अगर आप नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू करीब 7% बढ़कर लगभग 800 करोड़ रुपये रहा, पैट इनका करीब 22% बढ़ा है, 39 करोड़ रुपये रहा, और एबिटा मार्जिन्स करीब 14.4 की ट्रैजेक्टरी में रहे वर्सेस 4। सर नंबर्स अगर आप देखें सीक्वेंशली ठीक हैं, बट ये बताइए दिनेश जी कि एग्जैक्टली इस ग्रोथ में और जो हल्का सा मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ है, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे हैं, कौन से सेगमेंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया है? नमस्कार, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले एक साल के अंदर हमने करीबन 900 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन किया था, जिसमें कि हमने हमारी स्पिनिंग कैपेसिटी, रीडिंग कैपेसिटी और नीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। तो पिछले साल के अंदर करीबन ये 4 से 6 महीने के बीच में ये सारी कैपेसिटीज चली हैं, तो उसने हमारी जो टॉप लाइन है उसको इंक्रीज किया। तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीबन 35% से बढ़ी थी, वो हमारे यहाँ इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ जो ये जो पूरा साल है, जो 24-25 का साल है आज जो आने वाला है, ये हमारी पूरी कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। बट लास्ट क्वार्टर जो है वो करीब करीब रिफ्लेक्शन है हमारे पूरे साल की जो रेवेन्यू जनरेशन जो आगे आने वाली है उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसी को आप उस हिसाब से देख सकते हो। ओके, मतलब मैं आपकी प्रीवियस कमेंट्रीज को भी सुन रहा था, आपने कहा था कि Q3 24 तक सारी की सारी कैपेसिटी जो है एडिशन हो जाएगी। अब क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस विद फुल कैपेसिटी आई है सर, मतलब FY25 में कोई फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स नहीं है? मैं अगर दूसरा प्रश्न अपना ये लेना चाहूँ तो इसका जवाब क्या होगा सर? देखिए, अभी नॉर्मली हमारे यहाँ टेक्सटाइल में कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के अंदर या कोई भी नई कैपेसिटी लगाने में 8 से 10 महीने लग जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारा कोई भी प्लान नहीं है। तो FY25 में कोई नई कैपेसिटी एडिशन हो पाना अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। ओनली जो है हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे और जितना इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो करेंगे। पिछले साल करीबन हमने 91,000 टन धागा बनाया था और हमारी कैपेसिटी करीबन 1,07,000-8,000 टन के आसपास है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जितना मैक्सिमम उस धागे को बढ़ा सके वो करें। साथ ही कपड़े की कैपेसिटी भी हम जो करीबन 4 करोड़ मीटर की है, उसको पिछले साल हमने करीबन 3 करोड़ 20-25 लाख मीटर बनाया, तो उसको भी हम इंक्रीज करने की, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। तो ये जो आने वाला साल है बेसिकली हमारे कंसोलिडेशन का और ऑप्टिमाइजेशन का है। तो इस साल के अंदर कोई नई कैपेसिटी आने की पोजीशन नहीं है। ओके, ठीक है, कैपेसिटी पे मुझे एग्जैक्टली आपका एक व्यू मालूम चल गया सर। इस बार इस क्वार्टर में आपका यार्न प्रोडक्शन कितना था? और एक और चीज़, प्राइसिंग, क्योंकि मैं आपके प्रीवियस कमेंट्स में पढ़ रहा था कि एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइसिंग जो है वो बेटर हो रही है धीरे धीरे, तो प्राइसिंग बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट कैसी रही? और एक यार्न प्रोडक्शन इस क्वार्टर में कितना रहा सर आपका? यार्न प्रोडक्शन हमारा करीबन 25,500 टन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रहा था, जो Q4 के अंदर रहा था। और जहाँ तक रहा प्राइसिंग के पार्ट है, देखिए अभी इंटरनेशनली जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से और इजराइल हमास के जो रेड सी क्राइसिस हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से जो है सी फ्रेट कॉस्ट वगैरह भी बढ़ी है और प्राइसिंग के अंदर भी प्रेशर रहा है। तो डिमांड जो है उतनी नहीं रही है, पिछले 1-1.5 साल के अंदर डिमांड काफ़ी लो साइड में रही। लेकिन हमारा ऐसा सोचना है कि हमने जो वर्स्ट पार्ट है वो हम देख चुके हैं और यहाँ से अब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही हमको आगे लगता है। ज़्यादा प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आगे का डिमांड सिनारियो बेहतर। तो हमारा ऐसा सोचना है कि डिमांड सिनारियो बेहतर होने से ही आगे की प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट और मार्जिन इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो उम्मीद यही करें कि वो डिमांड पिकअप करेगा। दिनेश जी, मुझे बताइए कि मार्जिन्स की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि एक चीज हमने नोटिस की है कि कॉटन प्राइसेस कुछ स्टेबल रहे हैं, ये क्या एड कर सकता है आपके मार्जिन्स को और बेहतर करने में? बिल्कुल जी अर्शिता जी, ये जब भी कॉटन प्राइसेस हमारी इंडस्ट्री में स्टेबल रहते हैं तो हमारे सभी टेक्सटाइल के कंस्टिट्यूएंट्स के मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं। अभी पिछले 6-7 महीने से 58,000 रुपये प्रति कंडी +-5% यानी 55,000 से 61,000 के बीच में कॉटन की प्राइसेस रहे हैं। वो एक स्टेबल रेजीम है, +-5% नॉर्मल इस तरह की कमोडिटी में बहुत ही स्टेबल माना जाता है। तो उसकी वजह से आगे की डिमांड सिनेरियो बेटर हो जाती है। तो वो आगे की जो रिटेल डिमांड है
और पाइपलाइन में भी बहुत सी क्योंकि लॉजिस्टिक्स की वजह से कॉस्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी इंक्रीज हुआ है यूएस के लिए, यूरोप के लिए, तो पाइपलाइन भी काफी हद तक एम्प्टी हुई है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके डिमांड इंटरनेशनली थोड़ी और बेटर हुई। एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली पहले से बेटर हुए। जनवरी 23 के हम अगर एक्सपोर्ट्स को देखें, जनवरी 23 से मार्च 23 के जो क्वार्टर हैं उसके हमारे जो टेक्सटाइल के यान के एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो करीब करीब 150% बढ़े हैं। तो आगे भी अगर ये ट्रेंड मेंटेन रहता है तो डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो बेटर होना चाहिए। अच्छा, ये यान क्योंकि आपने मेंशन किया, यान में दोनों प्रोडक्शन भी बढ़ा है, सेल्स वॉल्यूम में भी पिकअप है, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए बेसिकली डेफिनेटली पहले के मुकाबले अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो डेफिनेटली मार्जिन्स पहले से बेटर हो, क्योंकि कॉटन की प्राइसेस रीजनेबल हुई है पहले के कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से डेफिनेटली ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हुआ है। उसका रीजन है इंटरनेशनल डिमांड कम होना। इंडिया से करीबन 30% धागा जो है प्रोडक्शन का वो एक्सपोर्ट होता रहा है फास्ट फूड, और जब एक्सपोर्ट डिमांड के अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड रहता है तो हमारी प्राइसिंग पे भी प्रेशर आ जाए, उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन्स कम रहे। तो फिर FY25 के लिए इस समय आप आउटलुक देना चाहेंगे या फिर Q1 का इंतजार करेंगे दिनेश जी? नॉर्मली वॉल्यूम साइड में तो हम आउटलुक क्लियर है हमारा कि हम हमारी कैपेसिटीज को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, वो हमारा पूरा रहेगा। और प्राइसिंग क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नीचे बॉटम के आसपास हैं तो हमें ज़्यादा प्राइस में डाउन टर्न भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम जो हमारा लास्ट क्वार्टर का रहा है टॉप लाइन रही है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉप लाइन को थोड़ा सा और बेटर कर पाएं और कम से कम उसके बराबर तो अगले साल में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी एंड गुड लक फॉर FY25। नितिन स्पिनर्स आपके सामने 340 के आसपास कर रहा है कारोबार। अच्छा, चार का चौका की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जोमेटो। और जोमेटो की दरअसल पिछले महीने खूब चर्चा हुई थी जब वो ब्लिंकिट के वैल्यूएशंस और ब्लिंकिट का SOTP परफॉर्मेंस जोमेटो की फूड डिलीवरी बिजनेस से बेहतर लगने लगा था। मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि नेशनल लेवल से थोड़ा सा इजाफा आता हुआ हल्का सा ग्रीन टिक में आया, लेकिन अब वो स्टॉक फ्लैट है। आज शाम को नतीजे आएंगे और उससे पहले ये 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शरद जी, मेरी तो नजरें रहेंगी कि ये ब्लिंकिट में प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स इनका फूड डिलीवरी बिजनेस कितना और जोड़ता है। ये 200 के आसपास से स्टॉक कितना और परफॉर्म करने की क्षमता रखता है, अज्यूमिंग सब कुछ एकदम पॉजिटिव रहे, कमेंट्री आगे की और दोनों पैरामीटर्स पर कंपनी डिलीवर करे? ये वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है अगर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं पिछले अगले 2 सालों में तो 3 रुपए के आसपास की अर्निंग, उस पर ऑलरेडी 200 रुपए पे तो प्राइस चल रहा है, तो वहां तो कोई ज्यादा गुंजाइश है नहीं। EV2 सेल्स के टर्म्स में भी ऑलरेडी हम 15-16 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, 1 साल फॉरवर्ड पे लगभग 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। उस पे आप 26 की 30% ग्रोथ ले लें तो मेरे हिसाब से फिर भी हम 7-8 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश री रेटिंग की तो मुझे कम दिखती है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि नंबर्स में अगर कुछ और पॉजिटिव निकल के आता है कि ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव होती है तो वहां से थोड़ा बहुत और शॉर्ट टर्म ट्रिगर आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अब यहाँ से और ज्यादा री रेटिंग होने की अगले 1-2 साल में तो मुझे गुंजाइश कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 2 साल फॉरवर्ड पे भी EV2 सेल्स देखें तो लगभग 7 टाइम्स के आसपास होगा। तो मुझे तो मुश्किल लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ से अपवर्ड री रेट होना। अगर फिलहाल में जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उस पर सस्टेन होता है 10-1 टाइम पे तब ऑब्वियसली काफी बड़ी अपसाइड निकल के आ सकती है, बट मैं प्रेफर करूंगा अवॉइड ही करना। मुझे लगता है ये थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, 10-15 टाइम 1 साल फॉरवर्ड EV2 सेल्स, तो बेटर है कि आप अभी तो अवॉइड ही करें मेरे हिसाब से। आप कह रहे हैं 200 पर आप खरीदेंगे नहीं, लेकिन देखते हैं आज क्या नंबर्स आते हैं और क्या वो ब्लिंकिट वाकई में EBITDA ब्रेक इवन करता है या नहीं। अच्छा, इस बीच आदित्य बिरला कैपिटल वायदे बाजार का स्टॉक का जो 3.5% ऊपर आ चुका है। नंबर्स की बारी क्या आ गई है, डिस्बर्समेंट में पिकअप है, करीब 64% तक का इजाफा वहां पर कंपनी ने किया है दर्ज। लेकिन दूसरी चीजें अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें एक वन ऑफ है, उसको एक्सक्लूड करेंगे तो मुनाफा 812 करोड़ पर वर्सेस 609 करोड़। रेवेन्यू में 32% तक का इजाफा है, 12,000 के ऊपर ये आंकड़ा आता हुआ। डिस्पर्समेंट जैसे मैं मेंशन करी थी 64% बढ़े हैं और म्यूचुअल फंड क्वार्टरली एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है
एन्युअली अगर आप देखेंगे 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबी कैपिटल माइनस ट्रेड है कि नहीं? देखिए, अगर हम एबी कैपिटल की बात करें तो इसमें ट्रेड बाउंड बैक के लिए होगा, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका था 242 से लेकर 210 तक। स्टॉक ने आज 20 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो रिकवरी बढ़ सकती है। 232 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 218 रुपए का, लॉन्ग साइड में ट्रेड लीजिए और 232 रुपए 35 रुपए की रेंज में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिए। तो ये इनफैक्ट एक बाउंस बैक के लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चार का चौका की तैयारी कर लेते हैं। शिल्पा जी आपके पास आएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए। राजेश पालविया एफनो सुपरस्टार का ट्रेड देने वाले हैं। मानस के पास लौटेंगे चार्ट के चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा में गौरांग शाह हमारे साथ, आई बेग योर पार्डन, शरद हैं, उनसे बातचीत होगी। तो ये इनफैक्ट वो ट्रेड्स जो आपके लिए हम अभी पेश करने वाले हैं। एक तो स्टॉक्स, इनफैक्ट पहले तो निफ्टी बैंक स्क्रीन पर एक बार दोबारा लेकर आइएगा, क्योंकि ये इंडेक्स अब 324 पॉइंट की बढ़त पर आ चुका है। और साथ ही साथ मिड कैप्स में कार्यक्रम की शुरुआत में मामूली बढ़त थी, अब 100 पॉइंट से ज़्यादा की गेंस बनते दिखाई दिए हैं। अदानी ग्रुप के शेयर स्क्रीन पर रखिएगा, और गाबा साहब दोनों पोर्ट और एंटरप्राइजेस पर एक पर्सपेक्टिव दे, स्पेशली अदानी पोर्ट जो 3.5% ऊपर है, और पिछले 10 मिनटों में हमने देखा इसमें 1% की तेजी जुड़ी है। मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट तो मिला है अडानी पोर्ट्स में। सेटअप सही है, जो करेक्शन था 2 हफ्ते का, मेरे ख्याल से 2 महीने के करीब, तो करेक्शन खत्म हो गया लगता है। यहाँ से ट्रेड करे 1310 अडानी पोर्ट्स, स्टॉप होगा 1300। मेरे ख्याल से टारगेट है करीब 1340 के नियर टर्म में हो सकते हैं, लेकिन बाई मोड पर है अडानी पोर्ट्स, और हायर जोन आप देखेंगे। रही बात अडानी एंटरप्राइज की, यस लगता है इसमें अपमूव आज शुरू हुआ, सस्टेन करेगा ऐसा लगता है। 2875 पर ट्रेड कर रहा है, 2850, सिर्फ 25 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, ज्यादा नहीं। नियर टर्म में टारगेट इसके करीब 2950 पे, वहां तक चला जाएगा। लेकिन वहां पर जब भी चला जाएगा, वहां पर एक सेटअप और भी अच्छा निखर कर आएगा, फिर एक करीब टारगेट 3000 के भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपमूव में दोनों ही है। अडानी पोर्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, और अडानी एंटरप्राइज में एक मूव शुरू हुआ है अपमूव के लिए। तो अदानी पोर्ट में एक इंटरेस्टिंग मूव स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन। जी आश्रय जी, सस्ता ऑप्शन अभी मुझे एस्ट्रल बहुत अच्छा लग रहा है। एस्ट्रल में मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद, एक लंबे टाइम फ्रेम के बाद ये 2200 के ऊपर सस्टेनेंस आया है, जो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से इवेंचुअली आपको बहुत क्विकली टूवर्ड्स 2400 भी ये स्टॉक मूव करते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द मनी ट्रेड करेंगे, क्योंकि विक्स बहुत हाई एंड प्रीमियम्स आर वेरी हाई। तो 2300 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 58 रुपीज़ में चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 40 का रखिए। ये आपको टूवर्ड्स 95 से लेके 120 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे व्यू इज फॉर 2400। जी हाँ, और सुबह एस्ट्रल को आशीर्वाद मिला था प्रकाश सर का, खुलते साथ पहला ट्रेड था, और एस्ट्रल आज प्रकाश सर का स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे। ये मैं कहने वाला था कुछ देर पहले, लेकिन मिस हो गया था, बट एस्ट्रल ऑल टाइम हाई। प्लस अब शिल्पा जी यहाँ पे ट्रेड पिक करते हुए 2300 का कॉल ऑप्शन एट द प्राइस ऑफ 5940 फॉर अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 95 120 ऑन द हायर साइड। अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश पालवी जी से। राजेश जी, एफ&ओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? एफ&ओ सुपरस्टार में मेटल स्पेस से वेदांता पसंद आ रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास ही ट्रेड, अपनी प्रीवियस स्विंग हाई के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में हायर साइड पे कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है पिछले 2-3 हफ्तों में देखें तो स्टॉक में जो भी माइनर डिप मिले, लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें लगता है एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखेगा। हायर साइड पे 424 430 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 409 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड 409 के आसपास का स्टॉप लॉस। और वेदांत में आज सुबह में वीकनेस थी मेटल्स में, और दोपहर में आ रहा है एक बहुत मैसिव पुल बैक, उस पर ट्रेड राजेश पालविया दे रहे हैं। मानस आपका चार्ट का चमत्कार। तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए मेटल पे ही ध्यान है। टाटा स्टील काफी बढ़िया लेवल से रिवर्स हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक 161 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए, और टारगेट वही रहेंगे जो पिछला हाई था। 170 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं टाटा स्टील में।
ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 165 का 165 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 7.5 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, टाटा स्टील, और मैं इसका जिक्र करने ही वाला था। और देखिए मेटल्स में स्ट्रेंथ देखिए क्या गजब की है। टाटा स्टील डे हाई पर आके खड़ा हो गया और निफ्टी मेटल जो हमें बात कर रहे थे करीब करीब 9050 पे हमने जो चार्ट चेक लिया था, स्ट्रॉन्ग मूव देखिए अब ऑलमोस्ट 9088। ये 2 बजे के कार्यक्रम में मैंने आपको क्लू दिया था कि मेटल पे फोकस कीजिए, क्लोज शायद बिलोंग करे इसको, 50 पॉइंट का स्विंग। तो आप उसको ट्रांसलेट करिए आप स्टॉक फ्यूचर्स में तो कितना मूव आया होगा। खैर सेगमेंट पूरा करते हैं, पहले शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? शीला फोम्स कंपनी स्लीपवेल और करलॉन जैसी ब्रांड्स की ओनर है और 30 से 35% मार्केट शेयर है मैट्रेसेस में। इसके अलावा उनकी प्रेजेंस फर्नीचर फोम, टेक्निकल फोम वगैरह में भी है, जहां से लगभग 40% हिस्सा आता है और 40% मैट्रेसेस से आता है। करलॉन के एक्विजिशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई है। रिसेंटली उन्होंने फर्लन को जो फर्नीचर ब्रांड है रेडीमेड फर्नीचर वो भी एक्वायर किया है, तो वहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली इस क्वार्टर वहाँ भी टर्न अराउंड दिखना चाहिए। करलॉन में ऑलरेडी इंप्रूवमेंट है, प्लस ईवीओ एमबीओ का जो मिक्स है वो काफ़ी यूनिक हो जाता है दोनों कंपनीज के मर्ज होने के बाद। प्रोडक्ट बास्केट भी मोरलेस पूरी कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादातर एरियाज जहाँ कंपनी ऑपरेट करती है मुझे लगता है बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जो फर्नीचर फोम यूज़ होती है या रेलवेज में जो यूज़ होती है उसमें ग्रोथ के काफ़ी ट्रिगर्स हैं। तो हमें लगता है ये एक यूनिक प्रोपोजिशन होना चाहिए। ऑटोज में ग्रोथ में भी फोम की यूज़ है, वहाँ भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, मैट्रेसेस में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन जैसा दिखा है कंपनी को, थोड़ी वहाँ दिक्कतें आई हैं, बट हमें लगता है मार्केट पोजीशनिंग वहाँ भी स्ट्रांग है, मार्केट शेयर उनका स्ट्रांग है, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रांग ब्रांड है और उस हिसाब से वैल्यूएशन उतनी महंगी नहीं है। मुझे लगता है FY25 में अर्निंग्स करीब 30 रुपए के आसपास आनी चाहिए, जो करीब FY24 के नंबर से 55-60% ज़्यादा होनी चाहिए और 28-29% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ भी आनी चाहिए। तो 30 रुपए के आसपास की अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 40-45 का मल्टीपल अगर मिलता है तो 1200 रुपए के इनिशियल टारगेट्स के हिसाब से शीला फोम्स। शीला फोम 912 पे ये है आज शरद जी की कॉल। हमने इस कार्यक्रम का मतलब इस चंक की शुरुआत की थी 4 का चौका की सस्ता ऑप्शन। शिल्पा जी ने पिक किया एस्टल और 2300 की कॉल फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 9400 ऑन द हायर साइड। 5380 पे ट्रेड करती हुई अब 6295 हो गई। देखिए आप स्क्रीन पर मूव क्या आ रहे हैं, गजब। और सेकंड ट्रेड था राजेश सतपुते जी का और उन्होंने पिक किया था आज वेदांता फ्यूचर्स और राजेश पालवी जी ने, माफ़ कीजिएगा, और टारगेट था करीब करीब 424-430 का 416 पे। मेटल्स को पिक किया, मानस ने टाटा स्टील को पिक किया, यहाँ पर स्विंग अच्छा आते हुए टाटा स्टील डे हाई पे 163.90 पे और मिड कैप फंडा शीला फोम्स। निफ्टी बैंक एक बार गया, फिर सिंक हुआ, फिर एक आई थिंक जिसे कहते हैं ना, आई मीन मशक्कत करता हुआ। अच्छा एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक 22 फरवरी से लेकर अब तक 4 अटेम्प्ट इसने या फिर 4 स्लाइड थे टूवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज वो चौथा स्लाइड भी एग्जैक्टली एग्जॉस्ट या फिर मतलब सिमट गया 100 डे माह पे जाके। दैट्स गुड। हिस्टोरिकल लेवल्स हमेशा काम करते हैं। मीनवाइल जरा एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा हिंडाल्को। ये ट्रेड किसने पिक किया था जनाब? हिंडाल्को मानस ने पिक किया था 632.80 पे। जब मैं पूछ रहा था कि मानस मेटल्स में क्या करना चाहिए, जरा एक बार हिंडाल्को लेके आइएगा। हिंडाल्को उस वक्त ट्रेड कर रहा था करीब 632 पे, अब करीब करीब 635-40 हो गया, अच्छा मूव देता हुआ। एक बार अब लेके आइएगा HDFC बैंक। देखिए निर्णायक तो नहीं, लेकिन फिर भी इसका आज का कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरी की पूरी कैंडल इसने शुक्रवार की कवर कर ली अपनी। प्रकाश सर, क्या ये एक वैल्यू बायर के लिए अच्छा जोन है? कुछ देर के लिए आप इसके पिछले 6 महीने या 3 महीने के प्राइस बिहेवियर को अगर हम भूल जाएं, ये स्टॉक आज अपने इस प्राइस पर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है सर। अगर आपके पोर्टफोलियो में होता ही है तो इसको क्या थोड़ा सा इस प्राइस पे आप और ऐड करते? ये मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन जगह अच्छी है बाय करने की। अगर किसकी पोर्टफोलियो में नहीं है तो ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हैं HDFC बैंक।
ट्रेड कर रहा है 1459, जो बूम बना है 1440 से, ये लगता है एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रेच हो गया डाउन साइड और अब वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। इसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट मेरे ख्याल से आते दिनों में 1500 होना चाहिए, 1500 1520 होना चाहिए, वहां तक जा सकता है। जो सेटअप है, सेटअप बढ़िया है, एचडीएफसी बैंक का लेने लायक है एचडीएफसी बैंक। इसी बैंक में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, अब 1560 पर आ चुका है ये काउंटर आज की इस 1460 पर आ चुका है, बेग योर पार्डन, आज की इस रिकवरी में। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। भारती एयरटेल एक स्टॉक दिग्गजों में जिसके नतीजे आएंगे और उसके बाद एक लंबी लिस्ट ऑफ कोर्स है यहाँ पर मिड कैप कंपनियों की, जिसमें अपोलो टायर है, सीमेंस जैसे काउंटर्स हैं। वैसे 6 वायदे कंपनियों पर मार्केट कल रिएक्ट करने वाला है या फिर कल नंबर्स का इंतजार रहेगा। पहले बिग बॉय भारती एयरटेल की चर्चा कर लेते हैं। सुमित बताइए, क्योंकि बाकी कंपनियों की आरपूज में इम्प्रूवमेंट आया है, वो एक बड़ा फिगर रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये क्वार्टर भारती के लिए कैसा? देखिए, भारती एयरटेल के स्टॉक परफॉर्मेंस पहले ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही है। जैसे टाटा मोटर्स केस में हुआ कि एंटिसिपेशन ज़्यादा होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो आप अच्छे नंबर दे लो, उसके बाद भी बाजार उस पर रिएक्ट नेगेटिवली करता है। सो भारतीय एयरटेल ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेजी दिखा चुका है, एक बारी को 1300 साढ़े 1300 रुपये के आसपास के हाइस हैं इसके। पहली चीज़, इस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि रेवेन्यूज़ करीब 1.25% के आसपास बढ़ने का अनुमान है, 38,315 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। एबिटा फ्रंट पे करीब 20,150 करोड़ का एबिटा और मुनाफे का नंबर 2,050 करोड़ रुपए का 2,442 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा करीब 20,150 करोड़ क्यू ऑन क्यू नंबर है और मार्जिन फ्लैट 53% के सामने 52.52% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। अफ्रीकन बिजनेस इन्होंने जो रिपोर्ट किया हुआ है थोड़े वीक सेट है, Q4 में रेवेन्यू 10% वहाँ पर टूटा है और एबिटा करीब 14% के आसपास टूट चुका है और करीब 10.4 करोड़ डॉलर के आसपास का घाटा भी वहाँ पर देखा है, क्योंकि वहाँ पर करेंसी डिवैल्यूएशन का और इन्फ्लेशनरी प्रेशर का इम्पैक्ट भी नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ा, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे शायद इम्पैक्ट देखने को मिले। सब्सक्राइबर नंबर करीब 35 मिलियन, जो कि 3.5 मिलियन, जो कि पिछली बारी 4 मिलियन के आसपास थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। आरपू सबसे इंपॉर्टेंट 349 रुपए के आसपास के आरपू की बातचीत है मार्केट्स में, जो कि पिछली बार के सामने करीब 1% बढ़ेगा, 345 था। प्रीमियमाइजेशन और इनके पास ज़्यादा पोस्टपेड ग्राहक हैं, इसकी वजह से एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप आरपू फ्रंट पे लगा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आरपू का नंबर, रेवेन्यूज़ का नंबर, ओवरऑल कंसो का नंबर्स आप ध्यान रखेंगे इस बैकग्राउंड के साथ कि स्टॉक ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा चुका है। ओके, तो ये इनफैक्ट भारती एयरटेल हुआ, लेकिन ट्रेड क्या लेना है? शिल्पा, भारती एयरटेल इन द रीसेंट पास्ट इस तरह के मूव्स इसके रहे हैं, क्या किया जाए अब नंबर से पहले? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1300 की जोन्स की तरफ है ये स्टॉक। अगर ये 1305 अगर प्रिसाइजली बोलेंगे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड टूवर्ड्स पहला टारगेट्स टूवर्ड्स 1360 1370 तक भी आपको आ सकता है, लेकिन 1305 के ऊपर का सस्टेनेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको ये टूवर्ड्स 1260 1245 के जोन्स पे मिलेगा अगेन फॉर बाइंग। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू भारती एयरटेल पर। सुमित, साथ ही सीमेंस क्या एक्सपेक्ट करें, कंसिडरिंग एबीबी नंबर्स के बाद बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला और परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उम्मीदें बढ़ गई हैं इस कंपनी से। तो ऑलरेडी बहुत हद तक तो डिस्काउंट कर ही लिया अच्छे नंबर्स को। एबीबी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, बाजार अनुमान भी अच्छे लगा रहा था और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर आए। लाइकवाइज सीमेंस के नंबर्स का भी बाजार अनुमान लगा रहा है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे। Q2 के नंबर सीमेंस पोस्ट करने वाला है और 5,717 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का नंबर है, जो कि YoY बेसिस पर 18% बढ़ेगा। मुनाफे फ्रंट पे 588 करोड़, जो कि 472 करोड़ रुपए के सामने आएंगे। मार्जिन फ्लैट 12.8% के आसपास के मार्जिन रहेंगे। एबिटा फ्रंट पर करीब 727 करोड़ रुपए का एबिटा, जो कि 621 करोड़ से बढ़कर आएगा। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे और एक अच्छे ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट कम होने का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिल सकता है। लोकोमोटिव ऑर्डर्स और एनर्जी सेगमेंट और सप्लाई चेन थोड़ा सा बेटर करने की वजह से इनकी कॉस्ट थोड़ी सी अच्छे साइड पर रहेगी, जिसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पे ओवरऑल देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पार्टिसिपेशन काफ़ी बेटर रहेगा। तो सीमेंस के नंबर अच्छे हैं, लेकिन बहुत हद तक ये ऑलरेडी डिस्काउंट करके मार्केट चल भी रहा है।
दूसरे नंबर जो है वो है अपोलो टायर्स के। अपोलो टायर्स के केस में जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ने का अनुमान है 6,420 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू 3% बढ़ेगा। मुनाफा 3% टूटने का अनुमान है। मार्जिन फ्रंट पे 17.5% 17% के मार्जिन रहेंगे और इबिटा भी 1144 करोड़ जो कि 999 करोड़ से बढ़कर आएगा। तो वाई नंबर मिले जुले या फिर पॉजिटिव साइड पे आप कहेंगे। क्यू ऑन क्यू नंबर वीक है इनके। यूरोपियन ऑपरेशंस करीब 3% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिल सकती है Q4 के अंदर। और ओवरऑल यही माना जा रहा है कि पिछली तिमाही में 12% के आसपास के एबिट मार्जिन थे, इस बार 10% के आसपास के एबिट मार्जिन आने का अनुमान है, जो पिछले साल इस तिमाही में 9% के आसपास के एबिट मार्जिन रहने का अनुमान था। रॉ मटेरियल का प्राइसेस और ओवरऑल जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू वीक साइड पे अपोलो टायर के नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो क्यू ऑन क्यू वीक, लेकिन वाई ऑन वाई बेहतर नंबर्स अपोलो के। और सीमेंस में तो हमने देखा है पहले से ही अच्छी तेजी बन गई है। राजेश जी, सीमेंस में इस समय राजेश सातपुते ट्रेड कैरी किया जाए कल के लिए या फिर आज कुछ मुनाफा वसूले और फिर कल फ्रेश अप्रोच रहेगी? आई थिंक कल थोड़ा फ्रेश अप्रोच ले तो बेटर है। वैसे अगर आप देखें तो डेरिवेटिव्स डेटा में कोई कमी नहीं है, 15% ओपन इंटरेस्ट बाय जंप है, प्राइस इज अप बाय 7%। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो लगता है 6,700 पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो प्रोबेबली ये जो टारगेट था 6,700 का, इसके आसपास मुझे लगता है मुनाफा वसूली करे तो बेहतर होगा। प्रोबेबली जितना भी हम लोग यू कैन से दैट इट लुक्स तो थोड़ा सा मैं एट दिस लेवल वेट करूंगा। प्रोबेबली अगर कोई डिप मिले तो सोचेंगे, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 6,700 के आसपास एक बार के लिए मुनाफा बांध दे। ओके, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आप कर सकते हैं। स्पीच सीई इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, रेवेन्यू 48% बढ़कर आया है, मार्जिन्स में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। रेवेन्यू करीब 107 करोड़ पर और प्रॉफिट जो है 28 करोड़ से बढ़कर करीब 38 करोड़ पर आता हुआ, इसीलिए वो स्टॉक अब 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़े आंकड़े सी इन्फो सिस्टम्स यानी कि मैप माई इंडिया के। और परफॉर्मेंस अच्छा है। आई थिंक इस बीच जोमेटो के भी नंबर्स आ गए हैं। प्रॉफिट 175 करोड़ का वर्सेस अ लॉस ऑफ 189 करोड़। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर जोमेटो का अब रखेंगे तो मुनाफा आया है 175 करोड़ का। ये एक फिगर अब तक आ चुकी है। अब देखना ये है कि कंपनी ने रेवेन्यू के टर्म्स पर क्या डिलीवर किया है। तो रेवेन्यू जो अनुमान मोतीलाल ओसवाल का था वो रफली करीब 3746 करोड़ के आसपास का था। अभी अभी प्रॉफिट का ही नंबर आया है। कुछ और डिटेल्स आएंगे। तो ये ईयर ऑन ईयर मुनाफे में आई हैं। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर कंपनी वैसे भी प्रॉफिट में थी, वो आपको ध्यान देना है। तो 175 करोड़ का मुनाफा, 189 करोड़ का मुनाफा, ये प्लीज़ क्रॉस चेक करके बताइएगा कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। स्टॉक किस समय 199 200 के बीच ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। हमारे साथ इस समय प्रकाश दीवान है। प्रकाश, आई डोंट नो आपके पास और डिटेल्स है या नहीं। आई एम अज्यूमिंग इंतजार रहेगा कि ब्लिंकिट ने क्या डिलीवर किया है। एब्सोल्युटली अर्शदा, ब्लिंकिट पे सारा फोकस है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक में भी हमने जो एक्शन देखा है वो ब्लिंकिट के टर्न अराउंड के सहारे पे है। और एक जो उम्मीद ये बन रही है कि ब्लिंकिट का जो बिजनेस है, जो एक्सप्रेस डिलीवरी का बिजनेस, वो जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस से कई बड़ा होने की उम्मीद रखता है, क्योंकि मार्केट साइज जो है उसका, जो एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है। फूड डिलीवरी तो वही लोग ऑर्डर करते हैं जो कोई रेस्टोरेंट से, कोई ईटरी से आपको खाने के लिए जो ऑर्डर हो रहा है, लेकिन यहाँ तो आप ग्रोसरी, सब्जियां, मतलब यहाँ तो अक्षय तृतीया में तो सोना भी डिलीवर हुआ है। सो ये जो मार्केट है, ये इसमें और किसी की प्रेजेंस इतनी खास है नहीं। स्विगी, इंस्टामार्ट ने भी कोशिश जरूर की है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको अगर पेशेंट है तो ये बहुत ही बड़ी मार्केट साइज को एड्रेस करके और प्रॉफिटेबिलिटी लाने में सक्षम रह सकता है। तो थोड़ी सी पेशेंस जरूर लगेगी। ये जो क्वार्टरली तिमाही नंबर जो है, इसमें आपको शायद इस टाइप का अंदेशा इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 2-3 साल के अनुमान से देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया एक वो हो सकता है। ऑफ कोर्स मार्केट गिरता है तब आपको इस टाइप के स्टॉक्स लेने का मौका मिलता है, और हमने देखा है जिस टाइप का टर्न अराउंड आज मार्केट में ही दिखा है, ये प्योरली सेंटिमेंटल था। जो गिरावट थी वो सेंटिमेंटल थी, जो रिकवरी है वो सेंटिमेंटल है। तो सेंटिमेंट्स का फायदा उठाए फंडामेंटल्स को मद्देनजर रखते हुए, और उस लिहाज से मुझे लगता है अगर गिरावट आपको जोमेटो में थोड़ी और गहरी दिखती है तो, क्योंकि लोगों की उम्मीदें इतनी है तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतनी ही रहती है, तो आपको एटलीस्ट वो चांस मिल जाएगा। सो
वेरी वेरी गुड सेटअप, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना मुश्किल होगा या उस हिसाब से पैसा कमाना भी मुश्किल होगा, लेकिन 2-3 साल के नजरिए से रखें तो ये बहुत बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अच्छा, जो नंबर सामने आए हैं, रेवेन्यू में 73% तक की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ये 3,562 करोड़ का रेवेन्यू कमाने लगी है कंपनी। साथ ही साथ आप देखिएगा एबिटा पॉजिटिव, ऑफ कोर्स एबिटा पॉजिटिव ये पहले हो चुके थे, मुनाफा कमाने लगे थे। ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से वो नंबर्स में बेहतरी आई है। EBITDA आई गेस 86 करोड़ के आसपास कंपनी ने दिखाया है। मार्जिन्स 2.4% पर आए हैं, जहां पर आई एम अज्यूमिंग कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि मार्जिन्स का आंकड़ा 3.5% के आसपास रह सकता है। एक बड़ा एलिमेंट पिछली बारी ऑफ कोर्स अदर इनकम का था, उसमें इस बारी अदर इनकम का फिगर है या नहीं वो कुछ और डिटेल आएंगे। स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा हल्का हो चुका है, लेकिन फाइन प्रिंट और वो जोमेटो जो इनफैक्ट शेयर होल्डर्स को अपने डिटेल लेटर लिखता है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। वहां पर होपफुली कुछ और खुलासा होगा या ब्रेकअप आएगा कि फूड बिजनेस ने क्या डिलीवर किया और ऑफ कोर्स इनके ब्लिंकिट बिजनेस ने क्या डिलीवर किया है, जो जहां पर ऑफ कोर्स उम्मीद थी कि वो एबिटा पॉजिटिव इस पर्टिकुलर क्वार्टर में होगा या फिर ब्रेक इवन कर लेगा। स्टॉक हालांकि ऊपरी लेवल से क्रैक कर रहा है। लेकिन प्रकाश, ये जोमेटो की बात हुई, ये टाटा मोटर्स में क्या किया जाए? क्योंकि टाटा मोटर्स के केस में एक बहुत बड़ा शॉक उस FY25 के गाइडेंस में लगा है, इसीलिए वो स्टॉक अब पूरा दिन 8-9% नीचे। अच्छा, देखिए ये तब होता है जब मैनेजमेंट ये चीज समझती है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं। स्टॉक ने पिछले 12 महीने में आप देखिए तो 100% से ऊपर का रिटर्न दिया है और ये आगे चल के इसी टाइप की रफ्तार से ग्रो हो पाएगी, ये थोड़ा सा मुश्किल उनको भी लग रहा है। तो उस लिहाज से उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के तौर पे किया, लेकिन उसको मार्केट ने बहुत ही नेगेटिवली परसीव किया है। वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि JLR के मार्जिन फ्लैट रह सकते हैं, डोमेस्टिक साइड में पैसेंजर व्हीकल में कोई दबाव रह सकता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अभी वैसे स्टेबल नहीं हुए। तो ये सब चीजें तो पहले से ही पता है सबको, ये तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और उसके विरुद्ध कुछ मैनेजमेंट ने समझाया है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक्सपेक्टेशन मैनेज कर रहा है और मेरे हिसाब से अगर आप देखें टाटा मोटर्स की ग्रोथ इलेक्ट्रिक साइड पे या कमर्शियल साइड पे भी देखें जो अभी आनी बाकी है, जैसे अशोक लेलैंड की आई, वॉल्वो की आई, वैसी टाटा मोटर्स की अभी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस शीट का कामकाज ज्यादा हो रहा है, P&L पे फोकस इतना ज्यादा शायद अगले साल ना रहे। बट अभी भी अगर आपको टाटा मोटर्स सस्ते में मिल रहा है इस टाइप के पैरामीटर्स के साथ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको आ गया कि हाँ 100% रिटर्न नहीं आएगा, तो आपको हो सकता है कंपाउंडिंग बेसिस पे, कैगर बेसिस पे 20, 22, 25% भी आ जाए, विच इज एनीवेज वेरी गुड। एक लार्ज कैप कंपनी से इससे ज्यादा उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। तो कोई स्टोरी में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक मैनेजमेंट ने कॉशन किया है। और देखिए कॉशन है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, और कॉशन होना हमेशा एक वाजिबी चीज है। कोई डर की बात तो इसमें मुझे समझ नहीं आई है, बट आई थिंक एट 960, 970 इट इज डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपका फेवरेबल बन जाता है। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ABB एक उदाहरण है, आई मीन अर्निंग स्ट्रांग हो तो बाजार चेस करने में भी कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। मतलब मुझे याद अच्छी तरीके से, अगर मैं इसे डेली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूँ तो लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी सर 21 फरवरी को, और उस वक्त प्राइस था 4673, आज भाव है 8008। 2-3 पॉकेट्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आई मीन कैपिटल गुड्स, हाँ L&T पिछले 1 महीने में स्लाइड किया है, और रियल एस्टेट, इंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट, इस सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इन दोनों में से आपका प्रेफर्ड पिक क्या रहेगा इस वक्त? तो वीरू देखिए L&T के जो नंबर्स हैं अगेन बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स थे। उन्होंने सब कुछ बताया, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट वापस वही चीज से हुआ कि मार्जिन घट रहे हैं। अब जब ऑर्डर बुक आपकी इतनी बड़ी हो, आप बड़ा काम करने की चेष्टा करते हैं, कई टाइप के अलग अलग काम हासिल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं, तो मार्जिन को स्टेबलाइज होने में समय लगेगा। लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि L&T विल बी एबल टू पिक एंड चूज किस टाइप के काम, कॉन्ट्रैक्ट्स को उनको एग्जीक्यूट करना है, और वो मार्जिन वापस रिस्टोर हो जाएंगे। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है L&T के प्रकाश सर मैं एक बात पूछूं आपसे, क्या देखिए ABB जहां पर है वो तो ठीक है, कमिंस ऑल टाइम हाई पे है, सिमेंस ऑल टाइम हाई पे, यहाँ तो कोई प्रश्न की बात है ही नहीं। क्या एक इलेक्शन ईयर अमूमन
कम मंथ्स का होता है, ऑर्डर का आवंटन काफ़ी कम होता है। क्या ये बात आप समझाएंगे जनरल पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को? और क्या ये डिप L&T को लेने का एक अच्छा मौका है? मैं इस आधार पे प्रश्न पूछ रहा था अपना। नो एब्सोल्युटली, मैं भी वही समझा रहा था कि L&T का जो कारोबार है वो पार्ट ग्लोबल है, पार्ट डोमेस्टिक है। और मुझे ये नहीं लग रहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो इनकी ऑर्डर बुक की अगर आप ग्रोथ देखें तो वहां कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आया है। उल्टा ये होगा कि ऑर्डर बुक में से ये मतलब जो ऑर्डर्स अवेलेबल हैं, जो आज जो एड्रेसेबल मार्केट है, उसमें से ये अपने ऑर्डर्स पिक एंड चूज कर पाएंगे अच्छे मार्जिन रिस्टोर करने के लिए। और यही चीज पिछले साल हुई थी। मार्च पिछले साल FY23 के जब नंबर्स आए थे, आपको ख्याल होगा, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी मार्केट को। और तब तो 2200 के करीब 2100-2200 था इसका भाव, और वहां से तो 50% ऊपर आ गया, और यहाँ से अभी भी 50% ऊपर जाने की क्षमता रखता है ऑन द शेयर बेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ तो ग्रोथ आनी बाकी है, और चाहे वो 3 महीने निकल गए हो, इलेक्शन ईयर के बाद नई पॉलिसी आएगी, L&T को काम ना मिले ये मैं नहीं समझता। और इंटरनेशनल बिजनेस से जो बिजनेस आ रहा है, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वीरू, वहां पे इनके मार्जिन बहुत सुपीरियर रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन ग्लोबल प्लेयर से रहता है। और हमारे जो क्षमता है, इन्होंने सऊदी अरेबिया में और इस टाइप के जो एरियाज में, पॉकेट्स में काम किया है, मुझे नहीं समझ आई अभी तक कि इसमें कहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। वो डिफेंस साइड में है, नेवल इतने सारे शिप्स के रिपेयर हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जो इतने नए नए शहर बन रहे हैं, वहां पे L&T की ग्रोथ देखिए। यहाँ आप बुलेट ट्रेन से लेके कोई भी सिंपल सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहां पे L&T का हाथ रहता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ABB, सीमेंस, कमिंस, ये जो पावर क्षेत्र में से कैपिटल गुड्स में आपको एक वो दिखा है री रेटिंग, वो हो सकता है 1 आध साल और चल जाए, क्योंकि हमारी पावर की डिमांड आगे चल के इतनी है, ग्लोबली पावर की डिमांड इतनी है। लेकिन वैल्यूएशंस देखिए, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा भी आएगा तो मार बहुत ज्यादा पड़ेगा। L&T के वैल्यूएशंस भी स्टीप नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर कुछ लेके रखना है 1 साल के लिए, तो L&T प्रोबब्ली इज वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। और एक चीज और है कि L&T की जो आगे चल के इंटरेस्ट रेट जब घटते हैं, तो इनके जो वेंडर्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो जैसे जैसे घटती है, तो आपके एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं 7%, 8%, 9% नेट मार्जिन पे, वो डबल डिजिट्स में भी आ जाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट विल चेंज, और उसके लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ आई L&T में कोई डिसअपॉइंटमेंट किस टाइप की इतनी मायूसी हो कि आप एक्सपेक्टेशन मिसमैनेजमेंट की बात है, लेकिन नंबर्स तो ठीक ठाक है। आई वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय L&T, चाहे इलेक्शन ईयर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा सर, एक और स्टॉक इसी प्राइस का। अब प्रश्न ये है कि ये जाएगा कहाँ तक? 4,000 रुपये का भाव, 8100 रुपये का भाव इंडिगो। अब तक जो इनकी डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक जो पकड़ थी, और जो उन्होंने मार्केट शेयर हासिल कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि अब इंडिगो अपने करियर के दूसरे फेज में एंटर कर रहा है? जो उन्होंने 30 जहाज का ऑर्डर दिया है 350 का इंटरनेशनल रूट पे, अभी आपने देखा होगा एयर इंडिया के साथ तो हालांकि अगर आप देखिए कुछ टसल यहाँ पे हो गया, लेकिन उन्होंने भी ये UAE का रूट कैप्चर किया, वहाँ उन्होंने भी 350 को डाल दिया अपने एयरक्राफ्ट को। क्या अब ये एग्जैक्टली दूसरे चरण में आ रहा है अपने करियर के, जब ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पैठ बनाएगा, रूट्स पे अपनी पैठ बनाएगा? क्योंकि जिन 30 जहाज़ों को अपनी ये को ऐड कर रहा है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300-350 की तो पर एयरक्राफ्ट सिटिंग कैपेसिटी होती है, और उसमें भी शायद ये प्रीमियम कैटेगरी रखे नहीं। प्रकाश जी, इसका मतलब क्या है? इस 30 ऑर्डर का इस खबर का मतलब क्या है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने किया। हम नोएडा बैठे हैं, नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो आप देखेंगे कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को लेके बहुत बहुत एक्साइटमेंट है। इंडिगो ने जो इस बार ऑर्डर प्लेस किया है, वो पहली बार उनकी हिस्ट्री में वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया है। मतलब ये होता है कि जो आज हम साधारण जो जर्नी करते हैं डोमेस्टिकली या इवन जो इंटरनेशनली, वो छोटे रूट्स पे होता है। छोटे जो 3 के जो फॉर्मेट की सीट्स होती हैं, एक रो में 6 सीट्स होती है, वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो अभी तक वो यूज कर रहे थे, वो सिर्फ 6 से 7 घंटे की फ्लाइंग टाइम वाले होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक कर सकते हैं। जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी फ्लाई करने में सक्षम बनाते हैं। और उसका मतलब ये है कि यही सेटअप में, इसी टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिगो विल एक्चुअली स्टार्ट फ्लाइंग अदर रूट्स। और इन्होंने अभी जो रूट्स कायम किए हैं, वो थोड़े बहुत मिडिल ईस्ट में किए हैं, थोड़े आप देखें तो ईस्ट यूरोप साइड में किए हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, इस टाइप के। तो ये शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स है,
जब ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में जाएंगे तो ये मेन स्ट्रीम जो प्लेयर्स हैं उनसे कम्पीट करेंगे, जो आपके लुफ्तांसा, एमिरेट्स, ये सब है। वहां पे क्या होगा कि प्रीमियम में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है लेकिन इकोनॉमी में नहीं। वो एक पैराडॉक्स है, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट है कि लॉन्ग डिस्टेंस में लोग प्रीमियम में यही प्रेफर करते हैं और उनकी बुकिंग हमेशा महंगी रहती है या फुल रहती है। लेकिन अगर इंडिगो इस चीज में सक्सेसफुल रहा तो आप ये मान के चलिए कि इसका टर्नओवर यहाँ से रेवेन्यू वाइज, भले एयरक्राफ्ट 50 हो लेकिन रेवेन्यू वाइज ये आपको टिकटिंग रेवेन्यू जो है कम से कम यहाँ से 40% बढ़ जाएगा एक फुल साल में अगर इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो इंडिगो डेफिनेटली इज मूविंग टू अ न्यू फेज ऑफ ग्रोथ। और हमने ये बात की थी सितंबर के महीने में, अगर आपको याद हो तो तब ये हुआ करता था 2200 के करीब, और मैं ये समझाता था कि इंडिगो की एफिशिएंसीज तब तक आपको कायम रहेंगी जब तक नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। पहले हमारे पास 65 एयरपोर्ट थे, आज 165 एयरपोर्ट है। तो अगर एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, नए स्लॉट्स आ रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिगो वोंट ग्रो। मतलब इंडिगो की ग्रोथ को रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज वो है, जिसको कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, एक ही जगह से आ सकती है, और वो है जब एयर इंडिया विस्तारा दोनों मर्ज होके सारे स्लॉट्स एयर इंडिया के हैं उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन वो अभी एक साल तो मुझे लगता है आराम से निकल जाएगा उसको स्टेबलाइज होने में। तो तब तक तो आपके पास इंडिगो के लिए 25 से 30% ग्रोथ की जगह बन जाती है। सो डेफिनेटली अगर स्टॉक है तो छोड़े ना, नीचे अगर कोई इस तरह में मिलता है, क्योंकि क्रूड के चलते कई बार ये आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, अगर नीचे मिलता है तो इसको ऐड किया जा सकता है, बट डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, बाय द वे ब्लिंकिट ने 2 करोड़ का एबिटा पॉजिटिव फिगर दिया है। मैं इस 2 करोड़ अब और डिटेल्स आएंगे उसके और उस पर आगे विश्लेषण भी होगा। लेकिन वो देखिए स्टॉक इस समय 5% नीचे आता हुआ, करेक्ट करके अब 3% ही नीचे है। एंटिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि बहुत बढ़िया नंबर्स देखने को मिलेंगे, और नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं। देखते हैं यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग तक किधर जाकर सेटल होता है। इस बीच वेरी क्विक कॉल, डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, और BTST STBT ट्रेड्स पर आते हैं। बताइए, यतिन आ गए हमारे साथ। यतिन, किस पर चर्चा है आज? तो देखिए 2 स्टॉक्स जो आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले AB कैपिटल, और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में आपने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, 2.5 से 3% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ रिजल्ट्स के बाद खरीदारी कर रहे हैं, और ओवरऑल जो FNO पोजीशन है यहाँ भी फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिले हैं। 230 से 235 के टारगेट्स डीलर्स को लगते हैं BTST ट्रेड यानी 1-2 दिनों में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम के लिए AB कैपिटल, और दूसरा जो ट्रेड है वो है लुपिन। स्टॉक पिछले आधे घंटे में आप देखेंगे तो डे हाई कंटिन्यूस बेसिस पे टच कर रहा है, लगभग 5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स एक एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं पूरे फार्मा पैक में, और लुपिन में भी डीलर्स को लगता है फर्दर 50 से 70 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है पोजिशनरी। ओके यतिन, शुक्रिया आपका। और ये ट्रेड्स पूरे मतलब जो डीलर्स के आई थिंक स्टॉक्स थे वो आपकी स्क्रीन पे हैं, जहाँ डीलर्स एक मूव के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल और लुपिन। अब एक काम करते चलते हैं ट्रेड्स पर, जो कि हम कल के लिए कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। शिल्पा जी, क्या कैरी करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मैं ICICI GI के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है, अभी ऊपर भी है, लेकिन मुझे लगता है 1720 1730 आपको कल तक आनी चाहिए। ICICI GI में यही हुआ था। मैं कुछ देर पहले ट्रेड भी पिक किया गया था, और अब ये ऑलमोस्ट हाई पर ट्रेड करता हुआ। मानस, आप क्या करेंगे कैरी? तो देखिए मेरा ध्यान लुपिन पे है, जहां पर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है। तो लुपिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1665 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1750 के टारगेट सेट करने, ये कैश लेवल्स है। बाई साइड का ट्रेड लुपिन में आता हुआ। कावा साहब, आपका ट्रेड? अरे मुझे पसंद है पिडिलाइट। पिडिलाइट में तेजी लगती है, 2965 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप का 2950, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड 3050 एक पॉसिबिलिटी है पिडिलाइट। राजेश पालवी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो आशिता जी, हमें लगता है यहाँ पे फेडरल बैंक को बाय किया जा सकता है। फेडरल बैंक में जिस तरीके से फॉर्मेशन है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 168 170 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 160 के आसपास। ये फिलहाल एक बाई साइड का ट्रेड। सातपुते जी, आपका ट्रेड बचा है? हर्षदा जी, देखिए मैं कोलगेट को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कोलगेट में क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका टारगेट होना चाहिए 2920 से 2940। बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 2810 का।
ये फिलहाल कोलगेट पर एक बाय ट्रेड आता हुआ, क्लियरली सारे ट्रेड्स जो है वो तेजी की तरफ ही हमारे जानकार इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा चुनावी रंग स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज देखिए एक और चरण में मतदान शुरू हो चुके हैं और आज शाम को पीएम मोदी बनारस में एक रोड शो भी करने वाले हैं। कल ऑफ कोर्स नामांकन करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियों की गई हैं। सीधे बनारस चलते हैं, हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय वहां पर मौजूद है। लक्ष्मण, क्या प्रोग्राम है? सुबह में आपका एक मैं लिंक सुन रही थी जहां पर आप पूरी तैयारियों की बात कर रहे थे, लेकिन पूरे जोश में बनारस दिख रहा है आपके पीछे। देखिए, मेरी तरफ आपकी आवाज़ तो बीच में चली गई थी, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप यहाँ के मूड माहौल के बारे में जानना चाहती हैं तो बता दूँ कि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो गदौलिया चौराहा है, जो कि हर बनारसी इसको जानता है और बनारस आने वाला हर शख्स इसको जानता है। तो ये जो गदौलिया चौराहा है ये बदलते बनारस का एक प्रतीक है और प्रधानमंत्री का रोड शो जो करीब 6 बजे के आसपास BHU के से शुरू होगा, BHU गेट से, वो आकर के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बनारस घाट जाएगा। तो गदौलिया चौराहा आकर के ही लोग बनारस घाट जाते हैं। इस चौराहे की खासियत ये है, कहा जाता है कि गोमती नदी की उत्पत्ति यहाँ से हुई थी और जो कैसे थे स्मार्ट सिटी बनारस की कोशिश बनाने की कोशिश चल रही थी, उसके तहत गदौलिया चौराहा का पूरा रंग रूप बदला गया था। आप देखिए यहाँ पे जो चौराहा का रंग रूप बदला गया था, उसमें देखिए आप इस पूरे चौराहे के ऊपर बीच में स्तंभ दिया हुआ है और इस तरीके से पूरे चौराहे को सजाएगा और यहाँ से आप दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री 5 बजे तय निर्धारित समय है कि वहाँ से रोड शो की शुरुआत करेंगे BHU गेट से और फिर वहाँ से करीब 4 किलोमीटर लंबा सफ़र है, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से घाट पे जाएंगे और इसमें कुल 11 अलग अलग स्टेज बनाए गए और इस स्टेज में खास तौर से 5000 कह सकते हैं किलो जो है वो गुलाब के पंखुड़ियाँ लाई गई हैं। यहाँ पे हर स्टेज पे हर राज्य के प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री के ऊपर मशीनों से गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार की जाएगी और फिर आज के बाद कल एक काफ़ी शुभ दिन है। कल प्रधानमंत्री यहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद फिर यहाँ से प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों के दौरा पर निकल जाएंगे। आज पूरे दिन भर में बनारस में रहा तो इतनी गर्मी है कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पानी का बॉटल है, करीब 2-3 बॉटल तो खत्म हो चुके हैं पानी के। करीब 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है। इस टेम्परेचर में भी दूर दराज से लोग पैदल चले आ रहे हैं इस रोड शो को देखने के लिए, प्रधानमंत्री के दीदार करने के लिए। शुक्रिया लक्ष्मण उस ताज़े अपडेट के लिए। आज ऑफ कोर्स काशी में मेगा रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेटवर्क 18 को एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है और एनडीए आराम से 400 का आंकड़ा पार कर लेगा। विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा? वहीं एस जयशंकर को मोदी सरकार की फिर जोरदार वापसी पर भी भरोसा है। एनईसी में आज हुए समारोह में विदेश मंत्री ने कहा है कि देश को दूरदर्शिता वाले लीडर की सख्त जरूरत है। सीएनबीसी आवाज के सवाल पर इन्होंने कहा कि निवेशक और जनता रिफॉर्म पर फोकस करने वाली सरकार चुनना चाहती है। I have every confidence that we will not only have a strong and stable government, but we'll have a government with a stronger majority and therefore with a greater ability to take decisions which will take this country forward. Because countries don't go forward on autopilot. You know, you need a
you need a leader, you need a vision, you need a policy, and you need the legislative backing. So our message in this election is very clear. The message is, if you want to see your country do well, please strengthen the hands of Prime Minister Modi. Now, that message is recognized throughout the world. So what an investor wants easier to do business. Investor wants a talent pool which is better skilled, better educated. Investor wants better infrastructure. The kind of progress that we've seen in 10 years, but at a higher level. Don't think 7% growth and an inflation level which is as low as it is today came automatically. It came because people made the right judgments at the right time under stress against the advice of many people. So, as I said, we have many choices in this election. Reformist, sensible, growth-oriented, inclusive policy is on one side. Return to pre-1992 is on the other side. And I think foreign investors also, nobody wants us to return to pre-1992. चलिए अब एक काम करते हैं, लौट के आते हैं। ये आपने बात सुनी अभी जयशंकर जी की, इनकी व्यूज़ को सुना, कितने डिजिट्स इंडिया को मिलेंगे उस पर। इंडेक्स को देखिए आज रिवर्सल अच्छा है। मैं रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ उसको डिफाइन कर देता हूँ मैं। फर्स्ट डे पोस्ट 30 अप्रैल ऐसा हुआ कि निफ्टी ने किसी एवरेज को इंट्राडे में तोड़ा, उसको रीगेन किया, और निफ्टी बैंक ने आज 2 एवरेज को रीगेन किया। तोड़ा 100 डे में, उसको रीगेन किया, और 50 डे में जो टूट गया था आज से गुरुवार को, उसको रीगेन किया। तो 2 एवरेज इंट्राडे में रीगेन हुए, इसीलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ रिवर्सल। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है 22,123 आज इंट्राडे में लो रहा, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन अब तक 50 डे में रीगेन नहीं हुआ। करेंगे क्या इंडेक्स में? रणनीति के मुताबिक मेरा मानना मत करिए। आज भी सुबह शॉर्ट अच्छा मिला, पुल बैक भी अच्छा मिला। अगर निफ्टी में रिवर्सल आना है तो वो रिवर्सल आएगा 22,185 22,210 के ऊपर, जहाँ पे 50 डे में प्लेस्ड है। एंड सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। अगर आपने इंट्राडे में प्ले किया तो भी अच्छी बात है, बट रियली अगर एक पुल बैक खेलना है तो वो 48,000 के जोन के ऊपर होगा। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉलाइटर वहीं पर ही है। अच्छा, हर्षदा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी यूपीएल से, उसका नंबर्स का एनालिसिस किया था। एंड यूपीएल इस 2 सेशन में अगर आप कंपेयर करें तो वर्सेस आई थिंक 464 जो लो था इसका शुक्रवार को, अब करीब वहाँ से 80 रुपये रिकवर हो चुका है। और ये यूपीएल जो है इसकी अर्निंग्स ख़राब होनी शुरू हुई थी, या फिर जो केमिकल्स को लेकर आउटलुक ख़राब होने शुरू हुए थे वो हुए थे मई 2023 में। फर्स्ट टाइम पोस्ट दैट टाइम आई थिंक यूपीएल जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है, और फर्स्ट टाइम उसके बाद ये पहली बार इतना क्लोज हो रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। यूपीएल का 200 डे में 553 पे तो हर्षदा स्पॉटिंग आपकी अच्छी थी यूपीएल की 2 बजे की, और मेटल्स सब ने काफ़ी अच्छा पुल बैक दिखाया, और इंडेक्सेस में एक रीजनेबल पुल बैक। बट निर्णायक लेवल निफ्टी पे हर्षदा वो अभी भी 22,200 रहेगा, बट मेटल्स एंड कमोडिटीज अच्छा करते हुए और केमिकल्स अच्छा करते हुए। जी हाँ वीरू, वहाँ पर दोनों में एक बहुत अच्छा पुल बैक, स्पेशली मेटल्स कंसिडरिंग सुबह में तो मेटल्स पर नजरें जिसकी भी गई उन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे कि यहाँ पर अब तेजी नहीं हो पाएगी, लेकिन वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। इस बीच वायदे बाजार में बैन की तैयारी पीईएल कर रहा है, और साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट। पीईएल में तो 100% तक की पोजीशंस आ चुके हैं, और बिरला सॉफ्ट 93% की पोजीशंस पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही काउंटर्स दरअसल बैन में जाते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब चलते हैं वॉल की तरफ, क्योंकि डे लो से एक बहुत तगड़ा पुल बैक। मैं आपको लो याद दिला दूं, 21,821 का था निफ्टी पर, और 46,983 का था निफ्टी बैंक पर, और उन लेवल्स को हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ, निफ्टी 22,150 की दिशा में बढ़ा, 22,129 के आसपास तक का क्लोज देखने को मिलेगा। और मिड कैप इंडेक्स में भी एक बहुत तगड़ा मूव आया। मिड कैप्स के साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी इतनी खासी मार्केट नहीं थी। सुबह में बहुत भयानक स्थिति थी, फाइनल क्लोज 56 अंकों के आसपास का आ रहा है। सेक्टोरल स्थिति क्या बन रही है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भले ही थोड़ा सा नेगेटिव हो,
लेकिन आप देखिएगा बैंकों में एक अच्छी खासी रिकवरी आई कर्टसी निजी बैंक। पीएसयू बैंकों में आज हालांकि कुछ मुनाफा वसूली रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक पुल बैक आता हुआ, मेटल्स में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है। एफएमसीजी इंडेक्स का सुबह से साथ था। निफ्टी आईटी पहले क्रैक करता हुआ 10 बजे तक थोड़ी सी रिकवरी के लक्षण आने लगे थे। कैपिटल गुड्स में ऑल कर्टसी एबीबी और उसके बाद जो सीमेंस में फॉलो थ्रू आया वो 900 पॉइंट का इजाफा। रियल एस्टेट ओके और सन निफ्टी में औरो सिप्ला लुपिन जैसे ट्रेड्स में जो तेजी आई है वो फार्मा इंडेक्स ऊपर आया है। सबसे गहरे क्रैक्स कहाँ आए? निफ्टी ऑटो थैंक्स टू टाटा मोटर्स, बेहद खराब कमेंट्री और उसने पूरे बाकी स्टॉक्स को नीचे खींचा। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी आज हमने देखा है बीपी, ओएनजीसी, रिलायंस के बदौलत 150 अंकों तक का नॉक आया है। अब लेकर आते हैं आपके लिए वो हीट मैप जिसमें साफ होगा कि कौन से स्टॉक्स कहां पर आज क्लोज दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स बिगेस्ट लूजर है आज का। ये काउंटर तो 1000 के नीचे, इनफैक्ट 959 के आसपास क्लोज दिखाने की तैयारी में। श्रीराम फाइनेंस के लिए कमजोर सत्र रहा है। पीएसयूज में बीपीसीएल, एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स, एसबीआई जैसे ट्रेड्स में कमजोरी रही, लेकिन ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी और रिलायंस जैसे दिग्गज थे जहां पर प्रेशर रहा है आज के दिन। इसके अलावा टाइटन, ओएनजी, आईटीसी और इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स भी कमजोरी में। तेजी कहां थी? सिप्ला एक बहुत बड़ा मूवर है। आज नंबर्स के बाद जो कमेंट्री आई है उसके बल पर एशियन पेंट में एक फॉलोअप आया है। अदानी ग्रुप के दोनों ही काउंटर्स एंटरप्राइजेस और पोर्ट में अच्छे गेंस देखने को मिले और सिप्ला का साथ ऑफ कोर्स सन फार्मा, डीवीज जैसे काउंटर्स भी देते नजर आए हैं। एलएनटी में एक अच्छा खासा मूव बनता दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है, कोटक का सपोर्ट है, आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है, इसीलिए वो निफ्टी बैंक पॉजिटिव जोन में आकर क्लोज होने में कामयाब है। 22,120 पर एक क्लोज आ रहा है। लगभग 65 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिका है। आज शुरुआती दौर ऐसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा खराब सत्र पूरा रहेगा, लेकिन एक अच्छा खासा पुल बैक डे लो से बनकर आया है। 65 पॉइंट की बढ़त पर आप कह सकते हैं इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। सीधा सौदा का एक अपडेट। अब आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला क्या रंग लाया है वो आपकी स्क्रीन पर। पॉलीकैप 4% ऊपर, वेल्सपन कॉर्प, सरला परफॉर्मेंस, पिरामल फार्मा, ये तेजी वाले ट्रेड्स नीरज ने आइडेंटिफाई किए थे। वहीं आशीष ने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड पकड़ा था टाटा मोटर्स और फिर बीईएमएल, एबीबी, आईटीडीसी, सब नंबर्स के बल पर और सब में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये था आज दोनों टीम्स का हाल और एक शानदार पुल बैक लोअर ट्रैजेक्टरी से आज इंडेक्सेस में देखा गया। तो मंडे बिलोंग्स टू पुल बैक और लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो कि ये पुल बैक कंटिन्यू करे। पिवट लेवल्स कौन से हैं और किन स्टॉक्स पे कल फोकस करना है, सब पे करेंगे बातचीत। मैं हर्षदा, नीरज जी, अनुज और आशीष कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।